if I'm not wrong, around 500 families. मेरे पास आज कम से कम 500 फैमिलीज ऐसे हैं जो मेरे पास 3 जनरेशन से रेगुलर आ रहे हैं। आज हमारे साथ है डॉक्टर सईद इम्तियाज हुसैन, वेरी कॉमनली और फेमसली नोन एज डॉक्टर हुसैन, के 3 से 4 जनरेशन्स को ट्रीट किया है। ऐसा कोई कॉमन मेडिकल इशू है जो ज़्यादातर एक जनरेशन टू जनरेशन में पास ऑन होते हुए आपने देखा है? कोई चीज़ें जेनेटिक रहती हैं जैसे कि आजकल गूगल तो था ही जी साथ साथ अब AI आ गया है जी जहाँ पे लोग अपने आप को सेल्फ मेडिकेट करते हैं और अपना जो सिम्टम है वो डाल देते हैं जी और वो सिम्टम बेसिक फ्लू से लेके कैंसर तक बता देता है। जी। तो आई एम श्योर आपके पास भी ऐसे पेशेंट्स आते होंगे। एक मेरे पेशेंट थे जो काफ़ी पढ़े लिखे, उनकी फैमिली भी पढ़ी लिखी थी। वो बहुत अच्छा लड़का था पढ़ाई में, उसको जो मार्क्स चाहिए थे वो मार्क्स नहीं मिले। उसके नेबर का और उसका कंपटीशन रहता था। उसकी फैमिली का इतना प्रेशर रहता था कि वो नेबर को जितने मार्क्स आए उतने से ज़्यादा आना चाहिए, तो वो लड़का नहीं कर सका और वो ऑलमोस्ट ऑन वर्ज ऑफ सब MBBS डॉक्टर्स को स्पेशलिस्ट बनना है, सुपर स्पेशलिस्ट बनना है। इस वजह से जो नॉन एलोपैथिक डॉक्टर्स के हाथ में चले गए, तो जहाँ पर वो फैमिली हिस्ट्री कभी नहीं लेते, डायग्नोसिस किए बिना वो दे देते हैं दवाई, और अक्सर इतना मिसयूज जनरल प्रैक्टिस में कि हालांकि जो चीज़ एग्रेवेट कर सकती है उसमें भी। ऐसा कोई एक्सपीरियंस आपके पेशेंट्स के साथ जहाँ पे वो किसी स्पेशलिस्ट के पास गए हों और आपको पता चल गया हो कि लूटने की कोशिश की जा रही है? प्रोफेशन को बदनाम करना हो जाता है वो, बट उनको मैं इतनी हिंट ज़रूर दे देता हूँ कि ये प्लेसिबो का क्या रोल प्ले होता है एंड प्लेसिबो से आपने कैसे कैसे बीमारियाँ ठीक की है? एक पेशेंट मेरा था जो सचिवालय में काम करता था। वो बोलता था कि रोज़ जब भी वो 11 साढ़े 11 बजे सचिवालय के लिफ्ट में चढ़ता है तो उसको कभी ऐसा रहा है जहाँ पे गूगल से कोई पढ़ के आया होगा और आपके साथ आर्ग्यू करने लगा है? इनडायरेक्टली बताएंगे कि इसका साइड इफेक्ट है, ये क्या एंटीबायोटिक है, हमको एंटीबायोटिक नहीं चाहिए, उसके साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो उनको या तो समझाना पड़ता है, हर डॉक्टर ये प्रोज एंड कॉन्स वे करता है और आपकी भलाई जिसमें ज़्यादा है वो देख के देता है, और ये मिनिमम पॉसिबल साइड इफेक्ट्स के ही दवाएं कोई देता है। पढ़ा लिखा डॉक्टर तो यही करेगा ना। अभी जो है वो जेन जीज की हम बात करते हैं, वो एक जनरेशनल शिफ्ट देखा है, तो उसमें क्या साइकोलॉजी के साथ साथ या थिंकिंग पैटर्न के साथ साथ मेडिकल पैटर्न में भी चेंज आया है? मेडिकल पैटर्न में चेंज ये आया है बेटा, जब भी हमारे पास क्या था कि जनरल प्रैक्टिशनर वाज अल्टीमेट। अभी जनरेशन में ये हो गया कि लैक ऑफ ट्रस्ट, या फिर आप बोलो कि हाईफाई दिखना है, उसमें जनरल प्रैक्टिशनर को बाईपास भी करते हैं और ट्रस्ट फैक्टर बहुत कम हो गया है। उसमें थोड़े डॉक्टर्स भी रिस्पॉन्सिबल इसलिए है कि द मोमेंट दे कम टू, जैसा ही उनको मालूम पड़े कि, मगर एक फैमिली ऐसी थी जो वो 2 बड़ी खूबसूरत लड़कियां थी जो टीवी सीरियल्स में काम करती थी छोटे मोटे रोल में, वो दोनों को का एडिक्शन हो गया था। दिन में दोनों बहनें 10-10 एक टाइम पे कट से पूरी बॉटल 100 ml की पी जाती थी। ऐसा दिन में 4-5 टाइम पीते थे। और हाँ, और उनको मैंने 4-5 साल के बाद जब देखा तो नमस्ते एंड वेलकम एवरीवन। आज जो टॉपिक है वो एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है मेरे हिसाब से, क्योंकि मेडिकल साइंस जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, डॉक्टर्स का जो अप्रोच है जिस तरीके से चेंज हो रहा है, और जो पेशेंट्स हैं उनका जो अप्रोच टुवर्ड्स डॉक्टर्स है वो जिस तरीके से चेंज हो रहा है, कहीं ना कहीं हम सबको कुछ जानना ज़रूरी है। ये जानना ज़रूरी है कि हर चीज़ के लिए डॉक्टर्स पे डिपेंडेंट होना ज़रूरी नहीं होता। ये जानना ज़रूरी है कि हर चीज़ को हम सेल्फ मेडिकेट नहीं कर सकते। ये जानना ज़रूरी है कि हर चीज़ के लिए एक स्पेशलिस्ट के पास जाना ज़रूरी नहीं होता। ये जानना भी ज़रूरी है कि कभी कभी हमारे लाइफ में एक स्पेशलिस्ट की ज़रूरत होगी जिनके पास हम जाके एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। तो आज इसी टॉपिक पे बात करने के लिए आज हमारे साथ है डॉक्टर सईद इम्तियाज़ हुसैन, या वेरी कॉमनली और फेमसली नोन एज डॉक्टर हुसैन। सो नमस्ते सर। थैंक यू थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच कि आज आपने इस चैनल पे आके हमसे बात करने के लिए हाँ कहा। सर, आपसे बात करने का पर्पस ये है कि कहीं ना कहीं आपने, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अराउंड 500 फैमिलीज, तो 500 फैमिलीज तो मिनिमम होंगे जो मेरे पास रेगुलर है के 3 से 4 जनरेशन्स को ट्रीट किया है। यू हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 47 ईयर्स। राइट, एब्सोल्युटली। तो आपके पास एक ऐसा डेटा पूल है, एक ऐसा इंफॉर्मेशन है जो शायद से इजीली अवेलेबल नहीं होगा। मेडिकल साइंस को, पेशेंट्स के साइकोलॉजी को आपने बहुत करीब से देखा है।
और किस तरीके से आसान चीज़ों को कॉम्प्लिकेट किया जाता है, या किस तरीके से कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों को लोग लाइटली लेते हैं, इसके बारे में आपके पास बहुत सारा इन्फॉर्मेशन होगा। एंड दैट इज़ द पर्पस ऑफ आवर कॉन्वर्जेशन, दैट फैमिली डॉक्टर्स का होना क्यों ज़रूरी है, जनरल फिजिशियंस का होना क्यों ज़रूरी है, एंड उन पे एक डिपेंडेंस होना क्यों ज़रूरी है। सो बिफोर वी स्टार्ट, अगर मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन आपके बारे में मिस ऑन कर दिया होगा, कुछ मिस आउट कर दिया होगा, प्लीज़ फील फ्री टू नहीं, आपने submit. काफ़ी अच्छा इंट्रोडक्शन दिया। मैं तकरीबन 3 से 4 जनरेशन भी ट्रीट किया हूँ, हम्म, और जिस एरिया में मैं ट्रीट करता हूँ वो काफ़ी डेंसली पॉपुलेटेड है। उसके बावजूद भी मेरे पास आज कम से कम 500 फैमिलीज ऐसे हैं जो मेरे पास 3 जनरेशन से रेगुलर आ रहे हैं। पहले क्या था, अभी कॉन्सेप्ट ऑफ जो फैमिली फिजिशियन या जनरल प्रैक्टिशनर था वो बहुत अहमियत रखता था। अभी जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, फैमिली फिजिशियंस की वैल्यू कम इसलिए हो रही है, या तो लोग गूगल करके देख लेते हैं या कुछ सेल्फ मेडिकेट कर लेते हैं, बट फिर भी फैमिली फिजिशियन की ज़रूरत पड़ती ही है। वो इसलिए पड़ती है कि उनको डॉक्टर्स को, जो फैमिली डॉक्टर्स रहते हैं, उनको उस फैमिली के बारे में, उनके जेनेटिक प्रॉब्लम्स क्या है, उनको कोई चीज़ की एलर्जीज़ है क्या, उनकी फैमिली में कोई बचपन में कोई ऐसी चीज़ हुई थी जो आगे चल के इफ़ेक्ट करेगी, कोई बच्चों में जो वैल्वुलर डिजीज़ थी वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो हील हुई है कि नहीं हुई है, ये सब जानकारी वो डॉक्टर करने रहती है। जी, अगर वो समझो बीच में कहीं नए डॉक्टर के पास जाएगा या कोई स्पेशलिस्ट करने डायरेक्टली जाएगा, तो उसको फिर पूरी हिस्ट्री अपनी देनी पड़ेगी, शुरू से स्टार्ट करना पड़ेगा। हो सकता है वो डॉक्टर अच्छा रहा तो ग्रास्प कर लेगा, बट कभी कभी वो एक्सप्लॉइट भी कर सकते हैं। जी, तो इससे हमेशा अच्छा ही होता है। और बॉम्बे एक ऐसी जगह है जहाँ पर फैमिली फिजिशियन का बहुत बड़ा रुतबा है, बहुत वैल्यू है, जो कि मैं दूसरे शहरों में नहीं देखा। ओके, बॉम्बे में एक ऐसी चीज़ है, यहाँ पर 2 चीज़ कॉमन है। एक, फैमिली फिजिशियन का कॉन्सेप्ट है। मैं वैसे एमबीबीएस हैदराबाद से किया, ओके, और 78 में मैं बॉम्बे आया और 1 साल मैंने केएम में काम किया। ओके, तो जो अनुभव मुझे केएम हॉस्पिटल में मिला, मेरे 5 साल के करियर में वहाँ हैदराबाद में नहीं मिल पाया। ओके, तो यहाँ का पेशेंट का रुझान भी मैंने देखा कि वो एक बार कोई फैमिली डॉक्टर को के पास हो गए तो फिर वो बंधे जाते हैं। जी, बहुत कम ऐसा होता है कि वो फैमिली डॉक्टर को छोड़ें जब तक कोई उनसे कोई बड़ी मिस्टेक ना हुई हो। वरना फैमिली डॉक्टर का कॉन्सेप्ट बॉम्बे में बहुत अच्छा है। उसके बहुत कारण होते हैं, जैसे कि फैमिली हिस्ट्री मालूम होती है, उसका बच्चे का शुरू से देखते हैं, या बड़ों में भी कोई प्रॉब्लम्स हैं तो सब सॉल्व करते हैं। सर, जब आपके पास इतने सालों का एक्सपीरियंस है, एंड अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आपने एक ही जगह पे एक ही पर्टिकुलर एरिया में प्रैक्टिस किया है फॉर 47 ईयर्स, इज इट जी, नॉट रॉन्ग? एक ही जगह में, एक ही दवाखाने में, जगह भी नहीं बदली मैं। ओके, तो आपने एक पर्टिकुलर एक मेजर चेंज देखा होगा विद रिस्पेक्ट टू द एटीट्यूड, जिस तरीके का एटीट्यूड होता है लोगों का, जिस तरीके का मेडिकल हिस्ट्री होता है, बिकॉज आई एम श्योर कि आपने एक ऐसे एरिया में लोगों को ट्रीट किया जहाँ पे एक अपर मिडिल क्लास भी है, एक मिडिल क्लास ग्रुप भी है, एंड लोअर मिडिल क्लास ग्रुप भी है। तो उसमें आपको क्लासेस में डिफरेंस आपको नजर आया विद रिस्पेक्ट टू द इम्पोर्टेंस ऑफ फैमिली डॉक्टर? हाँ बेटा, मैं हुआ ज़रूर। 3 स्टेटा आपने जो बताया उसमें डेफिनेटली फ़र्क रहता है। एजुकेटेड क्लास या हायर मिडिल क्लास में क्या होता है, आपको उनको कुछ मेडिसिन देना है या कुछ प्रिस्क्राइब करना है, कुछ इन्वेस्टिगेशन करना है, तो आपको पूरा एक्सप्लेन करना पड़ता है। वेरएज लोअर स्टेटा के जो रहते हैं, गरीब हो या लोअर मिडिल हैं, वो ब्लाइंड आप पे फेथ रखते हैं। ओके, हाँ, तो हम भी ये कोशिश करते हैं कि उनको खामखा के कोई इन्वेस्टिगेशंस ना करें, जो ज़रूरी है वही इन्वेस्टिगेशंस करें, और अगर ज़रूरत ना हो और डायग्नोसिस हो चुका है तो उनको उतना लिबरल रहते हैं, उनके चार्जेस में भी कंसेशन देते हैं हम लोग। और अक्सर जो हायर मिडिल क्लास के रहते हैं उनको रीइंबर्समेंट का रहता है, तो वो लोग उस नज़रिए से बहुत पर्टिकुलर रहते हैं। ओके, तो वो सब चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। वो तजुर्बे से थोड़ा, आपके अनुभव से वो पता चल जाता है कि किसको कैसा ट्रीट करना चाहिए। सर, एक और रीज़न आपके साथ बात करने के पीछे ये भी था कि मैंने देखा कि आप जो है वो ज़्यादातर ब्रांडेड मेडिसिन पे डिपेंडेंस नहीं रखते हैं। आप यूजुअली जेनरिक मेडिसिन से अपने पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं। एंड अनदर थिंग विच इज़ गुड अबाउट यू, जो मुझे एज अ पेशेंट पसंद आया, व्हेन आई सी हाउ एन आइडियल डॉक्टर शुड बी, कि आप कभी भी किसी
मेडिकेशन के बारे में जो है वो एक क्लियर पिक्चर देते हैं। क्या ये जो स्पेसिफिकली विद रिस्पेक्ट टू द मेडिसिन पार्ट, आपको लगता है कि जो ब्रांडेड मेडिसिन है उसके ऊपर डिपेंडेंस काफ़ी बढ़ गया है, या लोग हैं जो स्पेसिफिकली ब्रांडेड मेडिसिन पे डिपेंड है रादर देन द जेनरिक मेडिसिन विच इज़ गिवन बाय द डॉक्टर्स? अभी जेनेरिक मेडिसिन में हम मेरे ज़माने में तो जो हम क्लिनिक से दिया करते थे, पहले जनरल प्रैक्टिशनर्स को बॉटल प्रैक्टिशनर्स भी बोलते थे। ओके। हर जगह एक जनरल प्रैक्टिशनर कहने कोई पेशेंट आ रहा है तो एक बॉटल कफ सिरप के लिए या कोई डाइजेस्टिव उसके लिए लेके आता था। आजकल वो रहा नहीं। और दूसरे लोगों में ये भी है कि जेनेरिक मेडिसिन की पोटेंसी ठीक नहीं रहती। हालांकि गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है क्योंकि इतना कीमतें बढ़ी हैं रिसेंटली, तो अच्छी ब्रांडेड मेडिसिन हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, तो वहाँ पर हमको जेनेरिक यूज़ करना ही पड़ता है। ये गलत है कि जेनेरिक की पोटेंसी नहीं रहती, वो साइकोलॉजिकल हो सकता है, वरना मेरा अनुभव तो ये कहता है कि जेनेरिक भी इक्वली गुड है जैसा ब्रांडेड मेडिसिन है। जहाँ इम्पॉर्टेंट रहती है, जैसे बहुत इम्पॉर्टेंट एंटीबायोटिक है या कोई हार्ट मेडिसिन है जहाँ पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, वहाँ पर मैं बहुत पर्टिकुलर रहता हूँ कि ब्रांडेड ही लिया जाए, क्योंकि वो लाइफ एंड डेथ का मामला रहता है। सिंपल चीज़ें हैं, सर्दी खांसी यानी रूटीन चीज़ें हैं, उसमें जेनेरिक भी उतना ही काम करती है जितनी ब्रांडेड काम करती है। तो ये जो शिफ्ट हुआ है सर कि एक जेनरिक मेडिसिन से ज़्यादा डिपेंडेंस बढ़ा है ऑन ब्रांडेड मेडिसिन, जी, वो हमेशा से रहा है या कुछ सालों में? नहीं बेटा, शुरू से नहीं था। हाँ। ये 8-10 सालों में, क्योंकि इतना एग्रेसिवली ये फार्मास्यूटिकल्स वालों ने मार्केटिंग करना शुरू किया है, और इंसेंटिव्स भी रहते होंगे जो मुझे नहीं पता, बट ब्रांडेड मेडिसिन का 10-12 साल में जितना हुआ 15 साल में इतना मेरे जब भी फ्रेश मेडिकल स्टूडेंट था और जब मैं प्रैक्टिस में आया तब उतना नहीं था। ओके सर, क्योंकि आपने 3 से 4 जनरेशन्स को ट्रीट किया है, ऐसा कोई कॉमन मेडिकल इशू है जो ज़्यादातर एक जनरेशन टू जनरेशन में पास ऑन होते हुए आपने देखा है? कोई चीज़ें जेनेटिक रहती हैं, जैसे कि एलर्जी कंडीशंस हैं, माइग्रेन्स हैं। माइग्रेन अक्सर फैमिली हिस्ट्री रहती है स्ट्रॉन्ग, यानी माइग्रेन वो पेन है जो बिना कोई कारण के सर में दर्द होता है, अक्सर वो आधे सर में होता है। माँ को, भाई बहन को, वो तो फैमिली हिस्ट्री स्ट्रॉन्ग रहती है उसमें। वो जो स्ट्रेस हो, नींद बराबर नहीं होना, वक्त पे खाना नहीं खाएं, वो आता ही आता है माइग्रेन का पेन। और एस्थमास हैं और कई चीज़ों की एलर्जी, जैसे हम हाइव्स पित्त बोलते हैं, वो है। ये फैमिली हिस्ट्री स्ट्रॉन्ग रहती। अभी एक 10% जेनेटिक कैंसर में भी डिटेक्ट हुआ है, जो कि पर्टिकुलर जीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अ पर्टिकुलर कैंसर। वरना कैंसर्स हम लोग ज़्यादातर जो देखते, टोबैको रिलेटेड, स्मोकिंग रिलेटेड, या स्पाइसी फूड ज़्यादा खाने के, वो कैंसर्स रहते। बकाया जितने अभी अक्सर ब्लड कैंसर्स हैं उसमें जेनेटिक कंपोनेंट रहता ही रहता है उमूमन। सो बेसिकली ऐसा होता है कि कुछ जनरेशन्स पहले वो डेवलप हुआ था, बट वो ज़्यादा एक्टिवली कुछ जनरेशन्स बाद नज़र आया। पॉसिबल या हो सकता है 2-3 जनरेशन पहले वो जितने इन्वेस्टिगेशंस आज अवेलेबल है वो इन्वेस्टिगेशंस नहीं थे होंगे, तो वो रहा होगा और डायग्नोज नहीं होने की वजह से वो पेशेंट नहीं रहा होगा। बट आजकल क्योंकि डिटेक्शन है, काफ़ी चीज़ों में इन्वेस्टिगेशन से पता चलता है, अर्ली डायग्नोज भी होता है, उसके नतीजे भी बहुत अच्छे रहते हैं और काफ़ी हद तक कंट्रोल में आ गए हैं, एक्सेप्ट 1 or 2 कैंसर्स विच आर वेरी पैनक्रियास वगैरह के, जो कि बहुत मुश्किल है ट्रीट करना। तो आपके एक्सपीरियंस में कभी ऐसा रहा है जहाँ पे जस्ट बिकॉज यू हैड द फैमिली हिस्ट्री, आपको पता था कि फैमिली का हिस्ट्री क्या है, मेडिकल हिस्ट्री, वहाँ से आपने कोई एक ऐसा डेंजरस डिजीज को फिगर आउट किया है जो शायद से एक एक्सपर्ट नहीं कर पाते इमीडिएटली? ऐसा हुआ होगा, मेरे को एग्जैक्टली अभी राइट नाउ तो समझ में नहीं आ रहा है, बट एक फैमिली का मेरे को याद है कि एक 25 ईयर ओल्ड बच्ची आई जिसकी मैरिज होने वाली थी, उसकी माँ और आंटी दोनों को, और बहुत पढ़ी लिखी फैमिली, बल्कि एक बहन उसकी MBBS भी कर रही थी, उसकी छोटी बहन। तो तब मैंने उसको बोला था कि आप, क्योंकि कम एज में हम लोग मैमोग्राफी नहीं करवाते, वो फैमिली में ब्रेस्ट कैंसर की काफ़ी स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री थी, तो
जब भी मैंने उसको खाली स्क्रीनिंग के लिए भेजा तो एक ग्लैंड निकला जो वो एक्सपेक्ट कर रही थी, उसको खुद भी मालूम था, बट वो समझी कि ये बिनाइन है। बट बाद में वो उसका एफएनएसी वगैरह जो करते हैं हम लोग, वो करने के बाद वो अर्ली स्टेजेस ऑफ कैंसर था। तो जिसका ट्रीटमेंट वो निकालने के बाद से आज वो शादी हो कि उसके बच्चे 20-22 साल के हो। ओके ओके। बट ऐसा ही दूसरा केस साइमल्टेनियसली वो टाइम पे था जो कि वो लोग इग्नोर करें, और वो पेशेंट, हालांकि बहुत बड़े सर्जन ने उनकी सर्जरी की, वो 1.5-2 साल 3 साल में वो पेशेंट नहीं रही। तो अर्ली डिटेक्शन कैंसर का बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, बहुत बहुत। ओके। सो जब जब हम बात करते हैं कि एक फैमिली हिस्ट्री का इन्फॉर्मेशन होना, तो जब आप किसी भी डिजीज़ को या किसी भी एक मेडिकल कंडीशन को आइडेंटिफाई करते हो, तो उस फैमिली हिस्ट्री में कौन-कौन सी चीज़ें होती हैं, पॉइंटर्स व्हिच यू कीप इन माइंड, जिसके हिसाब से आप बता सकते हो कि इसको ये प्रॉब्लम है या नहीं है, या इट कैन बी मोर देन जस्ट द बेसिक प्रॉब्लम व्हिच इज़ बीइंग देखिए क्या होता है, अक्सर हम लोग जब ये पेशेंट कोई आते हैं, अगर मुझे पता है कि वो फैमिली में कुछ एलर्जीज हैं या कोई चीज़, कोई ड्रग बनती नहीं है, मसलन सल्फा की एलर्जी होती है किसी को, तो वो हम लोग प्रिकॉशन तो ले लेते हैं। और 2-3 चीज़ें मैं इम्पॉर्टेंट समझता हूँ कि मैं एक सिंपल पेशेंट भी हो, कितना भी हो, उसको पूरा थरोली एग्जामिन करता हूँ, जो कि आज शायद ज़्यादा रश रहता है जनरल प्रैक्टिशनर्स करने, और जनरल प्रैक्टिस स्लोली अभी एलोपैथी वालों करने रही नहीं है। आपको बहुत चिराग लेके ढूंढे तो एमबीबीएस डॉक्टर्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि सब एमबीबीएस डॉक्टर्स को स्पेशलिस्ट बनना है, सुपर स्पेशलिस्ट बनना है। इस वजह से जो नॉन एलोपैथिक डॉक्टर्स के हाथ में चले गए, तो जहाँ पर वो फैमिली हिस्ट्री कभी नहीं लेते, डायग्नोसिस किए बिना वो दे देते हैं दवाई, और अक्सर इतना मिसयूज स्टीरॉइड्स का हो रहा है जनरल प्रैक्टिस में कि हालांकि जो चीज़ एग्रेवेट कर सकती है उसमें भी स्टीरॉइड दिया जा रहा है। तो मेरी हमेशा से 3 चीज़ें मैं इंपॉर्टेंट रखा कि एक, बिना डायग्नोस करे, भले वो सिंपल केस क्यों ना हो, मैं कोई मेडिसिन ना लिखूं। अगर मैं फर्स्ट डे डायग्नोस नहीं कर पा रहा हूँ तो पेशेंट को ओपनली बता देता हूँ कि ये मेरे से आज नहीं हो रहा है, शायद कल पता चलेगा, नहीं होगा तो मैं इन्वेस्टिगेट कर लूँगा। दूसरा, मैंने एक कसम खा रखी थी कि कभी स्टीरॉयड यूज़ नहीं करूँगा, एकदम इमरजेंसी कभी रही, जहाँ इंडिकेटेड है वहाँ कभी कभार यूज़ करता हूँ, वो एक करूँगा। और तीसरा, मैंने ये सोचा था कि कोई गरीब पेशेंट से मैं ज़्यादा कमाऊँगा नहीं। वहाँ पर कई ऐसे पेशेंट मिल जाते हैं जो रिच रहते हैं, उनको साइकोलॉजिकली कुछ नहीं रहता, ऑफिस के कोई प्रॉब्लम, फैमिली प्रॉब्लम्स, ये पेशेंट्स रहते हैं जो आपको पैसे दे के ही जाते, तो जितना हो सकता गरीबों से नहीं कमाता हूँ। तो ये 3 इम्पॉर्टेंट रूल रहे मेरे एज ए जब हम बात करते हैं तो जी, जरूरी जी, है। जी। तो आपको लगता है सर कि कहीं ना कहीं एथिक्स का जो एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है, स्पेशली फॉर डॉक्टर्स, जी, कि उनको भगवान का दर्जा जी। दिया जाए भारत जैसे देश में, तो कहीं ना कहीं उस चीज़ को लोग भूल गए हैं, स्पेशली द न्यू डॉक्टर्स हु आर कमिंग इन, वो इस चीज़ को भूल गए, और बिजनेस एस्पेक्ट इतना आ चुका है कि लोग पैसे कमाने के चक्कर में जो है वो जो जनरल फिजिशियन से भी ट्रीट हो सकता था उसे एज अ स्पेशलिस्ट ट्रीट करके, क्या एग्जिस्ट करता है? आई मीन ऑफ कोर्स एग्जिस्ट करता है, वुड बी मैं नादान हूँगा अगर इफ आई से नहीं होता है, बट किस लेवल तक होता है? आजकल तो बहुत हो रहा है बेटा। उसका क्यों? उसका रीज़न ये है कि देखिए क्या हो रहा है, जब हमारे टाइम पे बहुत कम मेडिकल कॉलेजेस होते थे और पूरे मेरिटोरियस स्टूडेंट्स आते थे, उनमें कई जनों का ये जज्बा रहता कि रूरल एरिया में भी जाके सर्व करें, तो सर्विस वाज देयर प्राइम मोटो। तो वहाँ एथिक्स का बहुत बड़ा रोल आता। तो ऐसे डॉक्टर्स को तो आज भी जो इंटीरियर्स में जाके काम करते हैं, जिसको हर चीज़ सेकेंडरी है बिजनेस, उनके लिए तो हर पेशेंट उनको भगवान का ही दर्जा देता है। ऐसा नहीं कि बॉम्बे में नहीं है, बॉम्बे में भी वैसा ट्रीट किया जाता है, जबकि आप उनको वो कर। मगर हो रहा है ये कि अभी काफ़ी प्राइवेट कॉलेजेस खुल गए हैं। प्राइवेट कॉलेजेस में आपको कैपिटेशन फीस जब देना पड़ती है वो एग्जॉर्बिटेंट रहती है। तो नया बच्चा जब आ रहा है प्रैक्टिस में, तो उसको पहले ये रहता है कि मैं जितना स्पेंड कर रहा हूँ रिकवर करूँ। तो हो सकता है कहीं कहीं अनकॉल्ड फॉर इन्वेस्टिगेशंस हो सकता है कहीं अनकॉल्ड फॉर डिजीजेस, पेशेंट को भय बिठा के भी वो कर सकें कुछ। तो एथिक्स तो कहीं कहीं गई है, बट हर डॉक्टर को जब एमबीबीएस में जाता है तो हिपोक्रेटिस ओथ होता है, वो लेना ही पड़ता है। और वो कितने कायम रहते हैं कितने नहीं रहते, वो अपने अपने उसकी तो बात है। ऐसा कोई एक्सपीरियंस आपके पेशेंट्स के साथ जहाँ पे वो किसी स्पेशलिस्ट के पास गए हों और आपको पता चल गया हो कि लूटने की कोशिश की जा रही है या मिसगाइड किया जा रहा है पेशेंट को?
होता है कभी इमरजेंसी में कोई पेशेंट हमको बाईपास करके अगर कोई स्पेशलिस्ट कने चले गया और वापस आके हमारी ओपिनियन लेने लगा, तो कहीं कहीं जो अनकॉल्ड फॉर रहता है, तो खुला बोलना तो मैं अच्छा नहीं समझता, क्योंकि मेरे प्रोफेशन को बदनाम करना हो जाता है वो। बट उनको मैं इतनी हिंट ज़रूर दे देता हूँ कि ये सही लाइन नहीं जा रही है, या तो आप एक और ओपिनियन ले लो या फिर वेट कर लो। वेट करने में जहाँ पर मुझे लगता है कि इमरजेंसी नहीं है और मुझे ये लगता है कि ये नहीं करने से भी पेशेंट ठीक रह सकता है, और मुझे ये भी यकीन लगता है कि मैं भी संभाल सकता हूँ मेरे लेवल पे, तो मैं उनको ये एडवाइस दे देता हूँ, कभी ओपन और कभी हिंट दे के। आजकल गूगल तो था ही, जी साथ साथ अब एआई आ गया है, जी जहाँ पे लोग अपने आप को सेल्फ मेडिकेट करते हैं और अपना जो सिम्टम है वो डाल देते हैं, जी और वो सिम्टम बेसिक फ्लू से लेके कैंसर तक बता देता है। जी तो आई एम श्योर आपके पास भी ऐसे पेशेंट्स आते होंगे जहाँ पे वो सेल्फ मेडिकेशन एंड वो दे मस्ट बी आर्ग्यूइंग की जी 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 तो बहुत होता है आजकल। क्यों हो रहा है ये? पढ़े लिखे तबका तो बहुत ही करता है, और वो लोग एक तो या तो वो डर के आ जाते हैं क्योंकि इतने सब चीज़ें रहते हैं, कभी कभी वो दो एज वेपन हो जाता है उनके लिए। यानी अच्छाई करने के लिए वो देखते हैं और फिर डर इतने जाते हैं कि साइकोलॉजिकली बहुत डिप्रेस हो जाते हैं। तो वहाँ पर हमको उनकी गाइडेंस बहुत ज़रूरी होती है। कभी कभार क्या होता है, पेशेंट अच्छे होने से ज़्यादा उनके इतने कॉन्ट्राइंडिकेशंस देख लेता है, उनके जितने साइड इफ़ेक्ट्स देख लेता है कि उसको पूरा साइड, कभी हम प्रिस्क्राइब करें तो वो जब बोलने लगता है तब पता चल जाता है कि ये गूगल देख के आया है। तो तब हमें थोड़ा स्टर्न वार्निंग देनी पड़ती है कि भाई हम 5-6 साल लगातार 18 घंटे पढ़े हैं तो एमबीबीएस के हैं, आप 1 मिनट में गूगल पे नहीं कर सकते हो। तो प्यार मोहब्बत से समझाना पड़ता है। बट सेकंड टाइम या थर्ड टाइम करेंगे तो फिर या तो हम गुस्सा ही करेंगे उनको, या फिर ऐसे पेशेंट को एंटरटेन भी नहीं करते यूजुअली। सर जब हम फैमिली हिस्ट्री की बात करते हैं जी तो जैसे आपने कैंसर के बारे में कहा, या काफ़ी कॉमन ऐसे प्रॉब्लम्स हैं, मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं जो जनरेशन्स टू जनरेशन्स पास ऑन होते हैं, बट जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होते हैं जैसे डिप्रेशन, जैसे एंजाइटी, क्या वो भी जनरेशनली पास ऑन होता है? बिल्कुल बिल्कुल। कई फैमिलीज में देखा गया है कि देर आर जेनेटिक फैक्टर्स, और उसके अलावा थोड़े हार्मोन्स होते हैं जो आपको साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब कर देते हैं, जो ब्रेन सिक्रीट करता है, तो वो भी फैमिली हिस्ट्री रहती है। और डिप्रेशन अक्सर फैमिलीज में रन होता है। डिप्रेशन हो या स्ट्रेस लेने की आदत हो, या बहुत जल्दी वर्क अप हो गए, या बहुत एग्रेसिव होने का नेचर में, ये अक्सर फैमिली में चलता ही है। पूरे फैमिली का सेम पैटर्न होता है? हाँ पैटर्न होता है। ओके। जेनेटिक फैक्टर, साइकेट्रिस्ट कने आप जाओ पहले फैमिली हिस्ट्री लेगा। कोई भी साइकेट्रिस्ट या साइको एनालिस्ट होते हैं या जो आपको काउंसलिंग करते हैं, वो लोग पहला सवाल वो पहले फैमिली हिस्ट्री लेंगे। पेशेंट को तो देखेंगे नहीं, माँ बाप को पहले बुलाएंगे, उनका पैटर्न देखेंगे, उनसे चंद सवाल करके फिर वो एक नतीजे पे पहुंचेंगे, फिर उसके बाद ही पेशेंट को एग्जामिन करेंगे। तो फैमिली हिस्ट्री लेना बहुत ज़रूरी है। और आजकल तो अवेयरनेस काफ़ी आ गया है मेंटल डिजीज़ का, तो आपको काफ़ी लोग, अभी हमारे पास पहले ऐसा था कि साइकेट्रिस्ट का ने कोई ओपिनियन लेने जा रहा है तो उसको एक लेबल ही कर देते थे कि ये पागल है, मगर आजकल ऐसा नहीं है। जैसे फैमिली डॉक्टर की एक इम्पोर्टेंस है, अक्सर जनों के साइको एनालिस्ट होते हैं, काउंसलर्स रहते हैं, अगर और ज़्यादा कुछ रहा तो साइकेट्रिस्ट का ने भी ओपिनियन लेते हैं जिसमें बुराई नहीं समझी जाती, और वो ज़रूरी नहीं है, और पेशेंट वो फेज से बहुत जल्दी बाहर आ जाता है। और इतने प्यारे प्यारे मेडिसिन आ चुके हैं हर बाइपोला के लिए, समझ लीजिए आप शिज़ोफ्रेनिया के लिए, जो ऐसी चीज़ें हैं जिसके लिए आपको डॉक्टर की ज़रूरत पड़ती है, और वो पेशेंट कंप्लीट बाहर भी आ जाता है। ऐसे कई पेशेंट्स हैं, और कई जने आजकल खुल के बोल भी रहे हैं कि हम लोग ये फेज में गए थे, और आप भी जाया करिए, ये छुपाइए मत, ये बहुत ज़रूरी है। जैसा फिजिकल हेल्थ ज़रूरी है उतना ही मेंटल हेल्थ ज़रूरी है, और मेंटल हेल्थ में ज़रूर जेनेटिक फैक्टर रहता है। ओके, तो क्योंकि आपने फैमिलीज को ट्रीट किया है, ये मेंटल हेल्थ पे फोकस करना कितना ज़रूरी है, क्योंकि आपने तो पूरे जनरेशन्स को देखा है। जी और अगर आप परसेंटेज वाइज कहें, आउट ऑफ द 500, मोर देन 500 फैमिली, जी आपको क्या लगता है कितने लोगों को एक्चुअली एक थेरेपिस्ट की ज़रूरत है या मेंटल हेल्थ पे फोकस करने की ज़रूरत है?
अगर मेरे नंबर ऑफ पेशेंट्स बोले तो जितना 500 फैमिलीज है तो 10% आप पकड़ के चलो, ओके 50% में ज़रूरत रहती है। ओके कभी कभी पेशेंट खुल के नहीं बोलता है, आपको 1 2 3 विजिट में आपको अंदाज़ा हो जाता है कि इसको साइकोथेरेपी की या कोई काउंसलर की ज़रूरत है, तो उसमें वहाँ एडवाइस देना पड़ता है। और कोई कोई ऐसा, क्योंकि फैमिली हिस्ट्री और उसके सर्कमस्टांसेस क्या है, क्या लीड करा, जॉब नहीं है, पढ़ नहीं पा रहा है, ये चीज़ें, तो वो लेवल पे हम कोशिश करते हैं कि हम ही ट्रीट कर सकें एज ए जनरल प्रैक्टिशनर। ओके अगर कोई केस आउट ऑफ हैंड हो रहा है तो ही साइकेट्रिस्ट को रेफर करेंगे। ओके ओके और पेशेंट, ऐसे जो पेशेंट रहते हैं उनको खुल के बात करना रहता है और वक्त देना रहता है। और आजकल बॉम्बे में साइकेट्रिस्ट इतने बिजी हैं कि हर पेशेंट को उतना टाइम दे नहीं पाते, तो इसलिए अच्छा उनको भी फैमिली हिस्ट्री लेना रहता है। एक एडवांटेज फैमिली डॉक्टर को ये रहती कि उनकी फैमिली के पूरे फाइनेंशियल हालात, दूसरे सर्कमस्टेंशियल चीज़ें मालूम रहती हैं, तो एक फैमिली डॉक्टर को ट्रीट करना थोड़ा आसान हो जाता है। ओके ओके सो आपके पास कोई ऐसा किस्सा आपको ध्यान आ रहा है जहाँ पे आपने ऐसे पेशेंट को ऐसे फैमिली में ट्रीट किया विच वाज लीडिंग विच वाज गोइंग थ्रू सम मेंटल हेल्थ इश्यूज एंड वो आपके थ्रू ट्रीट होके निकले हैं? है बेटा, ऐसे भी हैं। एक एक मेरे पेशेंट थे जो काफ़ी पढ़े लिखे, उनकी फैमिली भी पढ़ी लिखी थी, तो वो 10th या 11th का एग्ज़ाम देने के बाद वो बहुत अच्छा लड़का था पढ़ाई में, तो उसको जो मार्क्स चाहिए थे वो मार्क्स नहीं मिले, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये हो गई कि उसके नेबर का और उसका कंपटीशन रहता था, तो उसकी फैमिली का इतना प्रेशर रहता था कि वो नेबर को जितने मार्क्स आए उतने से ज़्यादा आना चाहिए, ओके तो वो लड़का नहीं कर सका और वो ऑलमोस्ट ऑन वर्ज ऑफ सुसाइड था। तो वो चीज़ जब भी मेरे पास आया कोई और वजह के लिए, तो मैंने ऐसे ही फैमिली हिस्ट्री उसकी जो मेडिकल हिस्ट्री लिया, उसमें मैं ये अंदाज़ा हो गया कि इसमें सुसाइडल टेंडेंसीज डेवलप हो गए। ओके तो मैंने उसकी एक सिस्टर जो कि काफ़ी पढ़ी लिखी लड़की थी, उसको बोला कि इस पे नज़र रखा करो, कि देखो वॉच करो। तो उस लड़के ने एक दिन पूरा प्लान कर लिया था और स्लीपिंग पिल्स ला के रख लिया था, और वो मेरे प्रिस्क्रिप्शन के थे जो मैंने उसको काम डाउन करने के लिए, वो अलग अलग मेडिकल स्टोर से जाके 10 10 से टैबलेट्स ला के 100 टैबलेट जमा कर चुका था। तो वो उसकी बहन ने उसको पकड़ा, जो कि बॉटल में जमा थी, पकड़ा मतलब शी आइडेंटिफाइड इट एंड देन रिपोर्टेड टू, उनके पेरेंट्स को बोला। तो वो ऐसा केस था, मुझे आज भी उसका प्राउड फील करता हूँ। बाद में वो लड़का इम्प्रूव हो गया, पड़ा, बट उसके जो प्रेशर्स थे वो सब मगर वो सुसाइडल टेंडेंसीज जो उस पे करने जा रहा था, शायद एक जान ऐसे हैं, मेरे को ऑफ हैंड तो एकदम याद नहीं आएंगे, बट काफ़ी ऐसी चीज़ें जो 47 ईयर्स में ऐसा हुआ होगा जिसकी जान बच गई। हम जब आज की तारीख में जब मेंटल हेल्थ की बात करते हैं तो हमें जो है वो साइकोलॉजिस्ट, थेरेपिस्ट एंड साइकियाट्रिस्ट, जी यही 3 लोगों का जी दिमाग में ध्यान आता है। बट देन टॉकिंग टू योर फैमिली डॉक्टर कैन एक्चुअली बी अ बेटर सोल्यूशन। ये स्टोरी से पता चल रहा है एब्सोल्युटली सच एब्सोल्युटली थिंग्स, क्योंकि एक कंफर्ट लेवल भी होता है। तो मुझे हो सकता है कि वो एक थेरेपिस्ट के पास जाओ तो वो पहले आपसे 2-3 सेशंस जी जी सारे सवाल ही पूछे। जी 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 एंड आई डोंट नो हाउ कॉमन इज दिस, बट मैंने देखा है कि थेरेपी एंड इज एक्सपेंसिव। इट इज़ एक्सपेंसिव, 2,500 क्योंकि से 5,000। वो लोग बिल्कुल जैसे टाइम क्लॉक स्टार्ट करके जितने मिनट्स के हिसाब से चार्ज करते हैं, और ये पूरा फैशन वेस्टर्न कंट्री से ही आया है। जो मेरे कई क्लासमेट्स अभी यूएस वगैरह में वो साइकियाट्रिस्ट वैसे ही टाइम क्लॉक लगा के करते हैं। मगर फ़ायदा ये है कि अगर एक जनरल प्रैक्टिशनर के थ्रू जा रहे हैं, तो मैं जब रेफ़र करूँगा, मेरे रेफरिंग लेटर में पूरा डिटेल रहेगा जो कि साइकियाट्रिस्ट के लिए काफ़ी आसान हो जाएगा, उसका वक्त भी बचेगा, और वो पेशेंट को जितना वक्त हिस्ट्री लेने में लगा है वो उसके आइडेंटिफाई करने में उसको मदद मिलेगी। और पेशेंट को भी मैं प्रिपेयर करके भेजूंगा, ये बता के भेजूंगा कि साइकियाट्रिस्ट का मतलब ये नहीं कि आप यू गॉन मैड और ऐसा कुछ नहीं है, ये आपकी हेल्प के लिए है और वो आपको गाइड करेगा। तो पेशेंट के लिए भी वो आसान हो जाता है उसका नहीं जाना, वरना साइकियाट्रिस्ट कने रिलेटिव्स को भी लेके जाना अपने पेशेंट को बहुत मुश्किल है। यू लिटरली आपको ड्रैग करके ले जाना पड़ता है, कई जने तो बहुत रेजिस्ट भी करते हैं, वो बहुत मुश्किल हो जाता है। एंड अनफॉर्चुनेटली मेंटल हेल्थ एक ऐसा चीज़ है
जब तक वो पेशेंट खुद इसको ट्रीट ना करना चाहे, हाँ कोई कितना हाँ भी हाँ, कोशिश कर ले, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अनलाइक एनी अदर मेडिकल इशू की वो दवाई खा ले ठीक हो उस जाएगा। प्रिपरेशन में फैमिली डॉक्टर का बहुत बड़ा हाथ रहता है। उसको बहुत कूल, अच्छे तरीके से, प्यार मोहब्बत से समझाना पड़ता है। कभी कभी डांट भी लगानी पड़ती, कभी प्यार मोहब्बत से, क्योंकि वो बचपन से आपको देखा हुआ है, वो आपको ही लुक्स अप टू यू एज अ बहुत इज्जत से, तो आपकी बात मान भी लेगा। और वो जब भी डॉक्टर के पास, साइकियाट्रिस्ट के पास जाएगा, उसको काफ़ी चीज़ें पहले से मालूम रहेगी और वो कोऑपरेट भी करेगा। कई टाइम ऐसा होता है कि मेंटल हेल्थ के पेशेंट कोऑपरेट नहीं करते, तो साइकियाट्रिस्ट को भी डायग्नोज करने में बहुत मुश्किल होती है। सर बट क्योंकि हम इसकी बात कर रहे हैं, एक सवाल जो मन में आ रहा है कि क्योंकि आप एक एक जनरल फिजिशियन है, तो एक पर्टिकुलर ट्रेट को, एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप ट्रेन हुए होंगे। जी तो जब आप किसी को लाइक मेंटल हेल्थ और एनी अदर मेडिकल इशू, तो आपको ये वेयर डू यू ड्रॉ लाइन कि नहीं, अभी इसके आगे मुझे जो है वो एक एक्सपर्ट के पास भेजना ही पड़ेगा, जी ये मुझसे ट्रीट नहीं होगा, इवन इफ आई कैन डू इट, एक एक्सपर्ट के पास जाना सही होगा, जी वो आप जी। कैसे आइडेंटिफाई करते हो? अक्सर ऐसा होता है बेटा कि देखिए, जब हमारे ज़माने में तो बहुत कम स्पेशलिस्ट रहते थे। एमबीबीएस होता था, एमडी और एमएस होता था। आजकल स्पेशलाइजेशन इतना हो गया है कि अब ऑफ्थल्मोलॉजी है, जैसे आँख की है, आँख के भी अभी आँख में सुपर स्पेशलिस्ट होता है। रेटिना के सर्जन अलग होते हैं, कैटराक वाले अलग रहते हैं, स्क्विंट करने वाले अलग रहते हैं। इतना जब भी बढ़ गया है डिफरेंट वो, और एक दो चीज़ें जैसी रहती है, ये तो खैर मैं आपको स्पेशलाइजेशन का बता रहा हूँ। तो हम जब ट्रेन हुए थे, उसके बाद यहाँ पर बॉम्बे में जब मैंने 1 साल सीनियर हाउस जॉब किया, तो यहाँ पर डॉक्टर ओपी कपूर करके थे, वो क्लासेस लेते थे जनरल प्रैक्टिशनर को। उनके 2 बुक्स भी प्रिंट हुए हैं, जो एक हमारे लिए गाइड है, जनरल प्रैक्टिशनर के लिए बाइबल बोल सकते। तो वहाँ पर उन्होंने सब चीज़ें बताई थी, जहाँ पर आपको थोड़ा भी, जैसे हार्ट का कोई पेशेंट है, वो वेग सिम्टम से कभी आया, ये क्लियर बोल के नहीं आया कि चेस्ट पेन हुआ, मुझे पसीना आया, लेफ्ट हैंड में दुख रहा है, ये तो टिपिकल हार्ट वाला हो गया। कभी कभार ऐसा होता है कि वो सिर्फ वॉमिटिंग करता है और बहुत पसीना आता है, हार्ट का कोई कंप्लेंट नहीं करेगा। जब आपको ये शक हो गया कि ये हार्ट रिलेटेड भी हो सकता, हालांकि पेशेंट बोलेगा मुझे गैस हुआ, ये हुआ, वहाँ पर मैं कभी रिस्क नहीं लेता जहाँ पेशेंट की जान को खतरा है। और दूसरी चीज़, अभी मैं फैमिली फिजिशियन हूँ। अभी अक्सर फैमिली फिजिशियंस बड़े बड़े थोड़े काम करते हैं जो कि हमारे डोमेन के आगे रहते हैं, जैसे स्टिचेस लेना है, इंसिशन ड्रेनेज करना है, और क्लिनिक में ग्लूकोज लगा के ये करना है। ये कभी कभी ये बैकफायर भी कर सकता है, ये 2 एज वेपन्स है। तो जितना सेफ्टी जनरल प्रैक्टिशनर की रही, उतनी लिमिट में ही रहना चाहिए। जहाँ आपको लगा कि ये पेशेंट आपको आगे, वो अनुभव से तो आ जाता है, शायद शुरू शुरू में मेरे को नहीं था, तब वो डॉक्टर ओपी कपूर का जो गाइड था वहाँ पर मैं रेफर कर लेता था। भले पहले दिन ना बोल सकूं, बट दूसरे दिन मैं बता देता था कि भाई ये मेरे बस की बात नहीं है, आपको इसके लिए कोई स्पेशलिस्ट करने जाना पड़ेगा। और 10 में से 8 बार मैं सही निकलता था। जी, 1-2 बार शायद ट्रीट भी कर लेता तो ठीक हो जाता था, बट उसका कभी अफसोस नहीं रहा। ये रहा कि चलो 8 जनों को तो। सर, मेडिकल हिस्ट्री की जब हम बात करें, तो कोविड एक ऐसा टाइम आने वाला है जिसने बहुत सारी चीज़ों को बदल दिया। जी ठीक है, उसमें वैक्सीन की हम बात करेंगे, जी उसमें जो है वो कैसे एक पूरे फैमिली के जेनेटिक्स को बदल दिया है, हो जी सकता है कि कहीं ना जी कहीं हुआ होगा। जी। तो कोविड का क्या असर रहा है? कोविड का तो देखिए, मेंटली तो बहुत जनों को डिस्टर्ब किया, और एक डर डर बैठ गया था इंसान लोगों में। यही वो पीरियड था जब लोग ज़्यादा गूगल करके देखने लगे, समझिए। और सच पूछा जाए तो जिनको ऑलरेडी ऐसी जैसे डायबिटीज़, हाइपरटेंशन या हार्ट एलिमेंट है, वो पेशेंट तो कोविड से बहुत घबरा गए थे, वो लोग बाहर निकले ही नहीं। बट इसमें कोई शक नहीं कि वो ज़रूर था। हम लोगों ने देखी है मौत, और ये देखिए कई जने बोलते कि शायद वो कोविड एक भय के कारण भी इतने लोग चले गए। उसमें आपका ऑक्सीजन ड्रॉप नहीं होगा, ऑक्सीजन लेवल्स आप जब मेजर करते थे, जो जो चीज़ें नाप सकते थे वो नाप के देखे गए। हाँ, ये है कि किसी को वेंटिलेटर पे ज़रूरत नहीं थी रख दिए, या किसी को वो एक डिबेटेबल पॉइंट है, एक्सप्लॉइट किया गया। एक्सप्लॉइट किया गया हो सकता है।
बट वो टाइम पे गवर्नमेंट ने भी अच्छा रोल प्ले किया, क्योंकि बड़े बड़े कोविड सेंटर्स हो गए थे, तो फ्री ट्रीटमेंट होता, तो वहाँ भी वही शक की गुंजाइश नहीं रही, अनलेस कोई बड़े हॉस्पिटल जैसे कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पर अगर कभी कोई एक्सप्लॉइट किए तो क्या होंगे, उसका यकीन से नहीं बोल सकता। अभी रहा वैक्सीन की बात, वैक्सीन की बात देखिए, ये तो पता नहीं था कि इंडिया में इतने हायर परसेंटेज पे आएगा, और इंडिया कोविड के वैक्सीन से पहले इतने वैक्सीन्स दुनिया को दे चुकी थी, राइट फ्रॉम पोलियो ऑनवर्ड्स, आप बोलिए ट्रिपल कार्ड डिफ्थीरिया, बट ये जो मीजल गवर बोलते हैं जिसको, मीजल्स है, काली खांसी, डांगा खोखला, चिकन पॉक्स, इन सब के वैक्सीन्स आ चुके थे, और लोगों में भी ये अवेयरनेस आ गया था कि वैक्सीन ज़रूरी है, और जहाँ जहाँ भी वैक्सीन्स लिए गए हैं कोविड के अलावा, वो काम कर चुके हैं। अभी जैसे पोलियो, एक ज़माने में कई जनों का आप देखते होंगे कि अभी 40-45 ईयर्स के जो हो गए हैं, उनमें कोई पैर से चल नहीं पाते, तो वो पोलियो ड्रॉप्स नहीं लिए हैं तो उनको हुआ है। बट एक 20-25 साल से ऑलमोस्ट सभी ले रहे हैं पोलियो डोज, तो वो इंडिया में तो एराडिकेट हो चुका है। स्मॉल पॉक्स हमने अपने मेडिकल कॉलेज के डेज में देखा है, आज आपको स्मॉल पॉक्स का एक भी पेशेंट नहीं दिखेगा, बल्कि ऐसा हो गया जब मैंडेटरी था मेरे 1978 की बात करो, कि स्मॉल पॉक्स का टीका लेना ही पड़ता था, और वो टीका सूज जाता था, बुखार आ जाता था, जो मार्क रहता था, तो काफ़ी चीज़ें थे। बट आज आपको स्मॉल पॉक्स की ज़रूरत नहीं है। हाँ, चिकन पॉक्स होता है, वो वायरल डिजीज़ है, आइडेंटिफाई हो चुकी है, उसका भी वैक्सीन है, मगर अगर वैक्सीन लिए तो हो सकता है हो, बट इंटेंसिटी उतनी ज़्यादा नहीं रहती है, माइल्ड आके चले जाता है। बट रहा ये चिकन पॉक्स, मीजल्स, और एक नागिन जिसे हर्पीज ज़ोस्टर हम बोलते हैं, ये सब चीज़ें कॉमन हैं। बट हमारे यहाँ पर इंडिया के बड़े बुजुर्ग लोग इन सब चीज़ों का रिलीजियस कनेक्शंस निकालते हैं, जैसे कि उनका ये मानना रहता कि ये जैसे चिकन पॉक्स हो गया है, माता की आए हैं घर में, इसके लिए कोई इलाज नहीं करनी चाहिए, नहीं तो माता नाराज़ हो जाएगी, श्राप दे देगी, वो अच्छा नहीं है शीतला माता का। और उसको चिकन पॉक्स को आज भी शीतला ही बोलते हैं, आप गांव में जाओ तो ये एक मिथ है अपने पास, अपने इंडिया में भी है, अभी बड़े शहरों में तो नहीं है, लोगों को मालूम पड़ गया है कि वायरल डिजीज़ है। अभी चिकन पॉक्स होता है तो पेशेंट इमीडिएटली आते हैं, बट पहले नानी दादी अगर कोई घर में है तो वो अलाउ ही नहीं करेगी अपनी बहू को कि बच्चों को लेके जाएं और ट्रीटमेंट दें। तो वैक्सीन्स का अपना इम्पोर्टेंस है, और मेरे हिसाब से तो ज़रूरी है। सच पूछा जाए तो जब भी कोविड का वैक्सीन आया था तो मैं डॉक्टर्स को पहले दिए 1 महीना, तो मैं वन ऑफ द फर्स्ट था जो जाके लिया। हाँ, मैं फर्स्ट था जाके लिया। बट आजकल बोलते हैं कि कई जो अर्ली डेथ्स हो रही, कई यानी 40 ईयर्स 42 ईयर्स एक्सरसाइज अच्छे तंदुरुस्त है, जो जिम रोज जा रहे हैं, और सडन कोलैप्स होकर कार्डियक अरेस्ट आ रहा है। कई जनों का मानना है कि ये कोविड की वैक्सीन का साइड इफेक्ट है, बट कोई इसका प्रूफ डेटा या कोई रिसर्च हुई नहीं है, और ना ही उसको आप ऑथेंटिकली कह सकते। बट ये अनुभव लगाया बट ये मेरा काउंटर क्वेश्चन यही रहने वाला था कि जब से लोगों ने कोविड के जो वैक्सीन है वो लिए हैं, विच एवर दे हैव टेकन, ये देखा गया है कि अर्ली एज हार्ट अटैक्स, मतलब कोविड के बाद तो मैंने न जाने कितने ही लोगों का सुना होगा फैमिली में जो 18 साल के बच्चे, करेक्ट 15 साल के बच्चे, दे पास्ड अवे फ्रॉम बिकॉज ऑफ हार्ट अटैक, जो ओल्ड एज में जो है, या एनीवन हु हैज क्रॉस्ड 50, उनको जो एक सबसे कॉमन प्रॉब्लम जो मैंने देखा है वो पार्किंसंस का देखा है, शिवर करता है हार्ट। ये सारे जो ट्रेट्स हैं, सारी जो प्रॉब्लम्स है, वो कोविड के बाद ही देखा गया है। तो इफ नॉट द वैक्सीन, क्या रीजन हो सकता है उसके पीछे? इंसिडेंसेस तो बढ़े हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अभी क्या है, ये आरएनए एट्यूनेटेड वैक्सीन रहती हैं, डीएनए एट्यूनेटेड वैक्सीन रहती हैं, तो कहीं हो सकता है कि क्लॉट फॉर्मेशन हो, तो एक कार्डियक अरेस्ट होने का एक कारण हो सकता है, बट कोई इसका ऑटोप्सी प्रूफ नहीं है। हाँ, जो इंसिडेंसेस आप सुन रहे हो आजकल, पहले भी होते थे बट शायद रिपोर्ट नहीं होते थे, या इतनी अर्ली एज में इतने कार्डियक अरेस्ट के केसेस आपको सडन, और ऐसा भी नहीं है कि
यानी कार्डिक उसका हुआ, पेशेंट को हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही वो कोलैप्स हो गया, यानी वो वक्त नहीं देता है आपको, इतना सीवियर आता है। पहले क्या, अगर आ भी जाता तो हॉस्पिटल पहुंच जाते थे। एक बार हॉस्पिटल पहुंच गए तो आजकल हार्ट का ट्रीटमेंट इतना मुश्किल नहीं है। आईसीयू में फिर उसको कंटेन कर लेते हैं, एंटीकोगुलेंट देके स्टेबलाइज करते हैं, फिर एंजियोग्राफी करके जो भी करना है करते हैं। तो मेरे टाइम पे ईसीजी नॉर्मल आया, उसके बाद सिर्फ हम एंटीकोगुलेंट देके भगवान भरोसे छोड़ देते, ओके अभी बचा तो बचाओ। फिर वो हार्ट का पेशेंट लेबल हो गया जिंदगी तमाम। आज अगर डिटेक्ट हुआ 90% ब्लॉकेजेस 4-5 आर्टरीज में मिले, और समझो उसका बाईपास सर्जरी हो गया ओपन हार्ट, वो एकदम एक 20 साल के बच्चे के जैसा हो जाता है। वो 8-10 फ्लोर तो आसानी से चढ़ जाएगा, इतना ब्रांड न्यू हार्ट। बट जब एक बार लेबल हो गया हार्ट का पेशेंट, तो फिर वो उसको हर चीज में प्रिकॉशन लेना पड़ता है। सर जब हम मेडिकल प्रैक्टिसिंग की बात करते हैं, ओके, प्रैक्टिशनर्स की बात करते हैं, तो ये देखा जाता है कि एक फैमिली रन प्रॉब्लम जो होती है, एक फैमिली रन डिजीजेस जो होती हैं, हमेशा किसी भी प्रॉब्लम का जो है वो कह देते हैं कि ये आपके फैमिली में ही है। तो वो फैमिली के हिस्ट्री पे बार बार, फैमिली के मेडिकल हिस्ट्री पे बार बार जाके अगर बात अटक जाता है, वो भी सही है, या एवरीथिंग एंड्स अप एट दैट पॉइंट? क्योंकि बहुत सारे लोगों को देखा है कि छोटा सा भी चीज़ होगा कि नहीं तो हमारे फैमिली में प्रॉब्लम आ रहा है, एंड दे स्टार्ट लिविंग विद इट। करेक्ट। तो ये एक्चुअली में कुछ ऐसा चीज़ है कि एक्चुअली में फैमिली डिजीजेस होते हैं जिसको बिल्कुल रिवर्स नहीं किया जा सकता। अभी आप जब भी वैक्सीन का जिक्र कर रहे थे, जब आप मेंशन किए पार्किंसंस डिजीज 99.9% फैमिली हिस्ट्री रहती है। ओके। आफ्टर सर्टेन एज दे गेट ट्रेमर्स, इन हाथ में ट्रेमर्स आते हैं, कुछ कप प्याली होल्ड नहीं कर सकते। सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है कि बैंक की सिग्नेचर, फर्स्ट पार्किंसंस के साइन कहाँ शुरू होते कि वो सिग्नेचर अपना बराबर नहीं कर सकता है, फिर बैलेंस जाना शुरू हो जाता है। तो कई कई डिजीजेस हैं जिसका फैमिली कनेक्शन एस्टैब्लिश रहता है। अभी कोई कोई फैमिलीज हैं जो कॉमन डिजीजेस हैं, जैसे कि आपको सर्दी, वायरल फीवर हुआ, अक्सर जनों को छींक खाएगी, फीवर आएगा, थोड़ी बहुत खांसी आएगी। बट कई पेशेंट ऐसे रहते हैं जिसको पहले टॉन्सिल इलाज हो जाएंगे, वो फैमिली में रन करता ही है, जिसको हम एक्यूट टॉन्सिलाइटिस भी बोलते हैं, फॉलिकुलर, उसमें कभी कभी पस भी आ जाता है। तो ये मैंने मेरी अनुभव के हिसाब से मैंने देखा है कि ये टॉन्सिलाइटिस हालांकि सिंपल चीज़ है, वायरल फीवर में हम एक्सपेक्ट नहीं करते कि वो हो। हाँ, नज़ला हो सकता है, थोड़ा बॉडी पेन हो सकता है, जॉइंट पेन हो सकते हैं, मसल पेन हो सकते हैं, बट टॉन्सिलाइटिस एक दो फैमिलीज तो मेरी ऐसी हैं कि मैं जैसे ही वो सिम्टम्स लेके आएंगे, पहले मैं उनका थ्रोट देखता हूँ, और आई फाइंड के उनके टॉन्सिल बड़े रहते हैं और सॉलोइंग में मुश्किल होती। तो ये सिंपल चीज़ें भी फैमिली हिस्ट्री रहती, जेनेटिक हो सकती है। बट पार्किंसंस हैं, और जैसे भूल जाने की, अल्जाइमर वगैरह, ये फैमिली हिस्ट्री बहुत इसकी जेनेटिक इम्पोर्टेंट रहती है। तो क्या क्या मेडिकल साइंस इतना आगे गया है कि हम जो जेनेटिकली जो पेशेंट्स में प्रॉब्लम्स आते हैं उसको रिवर्स कर सकते हैं, या इसका उसको कोशिश हो रही है बेटा, आजकल बहुत कोशिश हो रही है। रिसर्च तो इंडिया में भी काफ़ी होती है, बट वेस्टर्न कंट्रीज़ में देखिए, वहाँ पर ये जो कॉमन चीज़ें हैं, वहाँ की एयर पोल्यूटेड नहीं रहती, तो जैसे कोल्ड, फीवर, ये चीज़ें बहुत कम रहती। वहाँ पर क्रॉनिक डिजीजेज ज़्यादा है, जैसे रूमेटिक फीवर, यानी जॉइंट पेन्स हैं, क्योंकि ठंड रहती है तो जॉइंट पेन्स हो गए। और फिर आपके एज उनकी बड़ी रहती तो भूलने की, अल्जाइमर्स बोलो आप, पार्किंसंस, इस पे काफ़ी रिसर्च चल रही। अभी रिसर्च पे सक्सेसफुल भी होते। एक टाइम था, हम 1992 की बात कर रहा हूँ, जब मैंने 2-3 साल लगातार बहुत काम किया, जे हॉस्पिटल में जाता था स्किन डिपार्टमेंट में, और डॉक्टर चेतन ओबरॉय वहाँ के वो थे, जब नया नया इंडिया में HIV का पता चला था। तो HIV का ऐसा रहा था कि एक बार पेशेंट हो गया तो उसको थोड़े दिन के बाद ट्यूबरक्लोसिस होना ही है, कभी उसको हर्पीस नागिन आनी है, उसके बाद अल्टीमेटली मल्टीपल ऑर्गन फेलियर, क्योंकि इम्यूनिटी ख़त्म हो जाती। तो वो टाइम पे ऐसा लगता था कि इसका कोई ट्रीटमेंट आएगा ही नहीं, जैसा कैंसर का नहीं आ सकता वैसा नहीं। बट आज 10-12 साल में
पूरे रेट्रोवायरल थेरेपी आ गए हैं। आज HIV से कोई मरता ही नहीं है। पहले अगर HIV का कोई पेशेंट आया तो एज ए जनरल प्रैक्टिशनर मैं बहुत डरता था हाथ लगाने, क्योंकि कांटेक्ट में आया हूँ, कहीं अगर कट्स वगैरह रहे, कभी मैं इंजेक्शन वो बोला नहीं और इंजेक्शन दे दिया, उसका ब्लड से मेरे को कहीं कट है वो लग गया, तो घबराहट, तो आज वो घबराहट नहीं है क्योंकि कंटेन कर चुके हैं। तो रिसर्च तो ये सब चीज़ों पे काफ़ी जा रही है। इवन अभी जुवेनाइल डायबिटीज़ होती है, एक डायबिटीज़ सबसे बड़ा चैलेंज है जिसको हम मदर ऑफ ऑल डिजीजेस बोलते हैं। वहाँ पर पूरी कोशिश ये की जा रही है कि ये जो इंसुलिन डिपेंडेंट है, जिसको इंसुलिन लेना ही पड़ता है बचपन से, जिनके वो पैनक्रियास के वो सेल्स पूरे मार गए हैं, आइलेट ऑफ लैंगरहैंस, उनमें इंसुलिन बनता ही नहीं, तो उनको टैबलेट काम करने वाली ही नहीं है। तो उनमें नए नए, जब भी हम थे हमारे 78-80 की बात कर रहा हूँ, तो बड़ी नीडल से हम लोग इंसुलिन इंजेक्शन दिया करते थे। अब इंसुलिन में भी ह्यूमन इंसुलिन आ गया है। वो जब तो पूरे हॉर्स सीरम से या काउ सीरम से लेते थे, अभी एग्जैक्टली जो आपका इंसुलिन का स्ट्रक्चर है वही स्ट्रक्चर आता है। फिर उसके बाद छोटे नीडल्स आने लगे, जो कि पेशेंट जब दिन में 2-2 इंजेक्शन ले रहा है उसको इतना दर्द ना हो। तो अभी पेन आ चुके हैं जो कैलिब्रेटेड रहते। तो ऐसे इम्प्रूवमेंट तो आ ही रहे हैं। और एक तो आजकल वो भी आया है कि 1 मंथ का पूरा कोटा लगा लेते हैं, जिससे उनका ऑटोमेटिकली मॉनिटर भी होता है, अगर कोई लेवल से ऊपर जा रहा है तो खुद ब खुद ही इंसुलिन उसमें हाँ, तो वो इंडिया में भी, हाँ, इंडिया में भी प्लांट इम्प्लांट कर रहे हैं वो। मैं कोई बाहर जाके सिंगापुर से करवा के लाए, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स में भी आजकल वो इम्प्लांट्स दे रहे सो हैं। बेसिकली एक डिवाइस लगता है बॉडी में, हाँ, डिवाइस लगता है, और वो आपके बॉडी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से इंसुलिन कम या रिलीज ज्यादा करता है। रिलीज करेगा। रिलीज फ्रॉम वो जो स्टोर्ड रहता है हाँ। सिरिंज में, वो स्टोरेज के हिसाब से वो आपका जितना रिक्वायरमेंट है, ओके। तो आप एक लेवल सेट करो। जैसे आप समझो खाने के बाद का 120 हम लोग 140 तक लेते हैं, तो 160 अगर मेंटेन करना है, कभी अगर शूट अप होके 250 गया तो ऑटोमेटिकली 6-7 यूनिट इंसुलिन के रिलीज हो जाएंगे, उसका फिर वो 160 पे आ जाएगा, स्टेबलाइज हो जाएगा। अगर कॉन्स्टेंटली उसका बड़ा रहता है 260 250 और दवा काम नहीं कर रही, तो एक स्टेज ऐसा आएगा जहाँ किडनी पे असर करेगा, जहाँ पर इनडायरेक्टली हार्ट पे असर करेगा, पंपिंग कैपेसिटी। तो ये चीज़ों से अगर कोई उसके कॉन्सिक्वेंसेस है वो प्रिवेंट कर सकते हैं। ओके तो ये काफ़ी प्रिवेंटिव हो गया है। सर, हम जब इसकी बात करें, मेरे दिमाग में आया कि एक मेडिसिन है जिसे प्लेसिबो कहते हैं, जी और प्लेसिबो एक बहुत ही कमाल का मेडिसिन, इट इज़ नॉट एक्चुअली अ मेडिसिन, जी इट इज़ जी, इट इज़ सम, इट्स अ मैं टैबलेट काफ़ी यूज़ बट करता विद। हूँ, आप पूछ सकते हो, मेरे लिए अच्छा सवाल रहेगा। सो प्लेसिबो का क्या रोल प्ले होता है, एंड प्लेसिबो से आपने कैसे कैसे बीमारियां ठीक की है? देखिए, ज़्यादातर तो क्या होता है, जैसे मैंने शुरू में बोला, मैंने 3 प्रिंसिपल्स मेरी लाइफ के रखे। एक तो डायग्नोस कर लेना प्रॉपरली, और दूसरा स्टेरॉयड नहीं देना, और तीसरी मैंने बोला कि मुझे गरीब पेशेंट से कमाना नहीं है, जो मेरे अमीर मिडिल क्लास अपर मिडिल क्लास पेशेंट्स में क्या होता है। अभी एक पेशेंट मेरा था जो सचिवालय में काम करता था, वो बोलता था कि रोज़ जब भी वो 11-11:30 बजे सचिवालय के लिफ्ट में चढ़ता है तो उसको छींक आती है। अगर 11 बजे नहीं चढ़ेगा तो छींक नहीं आएगी। तो मुझे मालूम है कि उसको कोई चीज़ और बॉदर कर रही। तो वहाँ पर मैं डिफरेंट बी कॉम्प्लेक्स या प्लासिबोज रखता था, जो कि उसको बोलता था। अभी पहले मैं समझाया कि ये कोई बीमारी नहीं है, तो वो मानने को तैयार नहीं। और ऐसे पेशेंट उमूमन आप लूज भी कर देते हो। जब डॉक्टर उनके हाँ में हाँ नहीं मिलाता है तो उनको लगता है कि ये डॉक्टर मेरा प्रॉब्लम ही नहीं समझ रहा है, फिर वो नए डॉक्टर करने जाएगा। तो मुझे ऐसे पेशेंट को लूज करना नहीं है, क्योंकि वो ऐसे पोस्ट पे होगा जहाँ उसकी कमाई ज़्यादा होगी, कोई ना कोई भय लगा हुआ होगा। तो फिर इस पेशेंट से मैं क्यों ना लूँ जिससे मैं गरीबों को कॉम्पनसेट कर सकूं। तो उनको मुख्तलिफ कलर की बी कॉम्प्लेक्स टैबलेट दूं, ये बोल के कि ये आपको कल इससे छींक नहीं आएगी। और ऐसा होता भी था, नेक्स्ट डे आके बोलता था क्या काम करी डॉक्टर, आज मुझे 11 बजे छींक नहीं आई। तो ये प्लेसिबोस का ये इफेक्ट भी रहता है। तो खाली आपको एश्योरेंस दे के खाली बिना कोई टैबलेट दिए भेज दें पेशेंट को, तो वो कन्विंस नहीं रहता है। तो वैसे पेशेंट में प्लेसिबोस काफ़ी यूज़ करते हैं लोग। तो सबसे अजीब बीमारी कोई आपके पास ऐसे लेके आया होगा जो एक्चुअली उसके पास था नहीं, बट वो साइकोलॉजिकल बीमारी था? काफ़ी है, जैसे कुछ काफ़ी अगर है। एग्जांपल दे सके तो। अभी जैसा ये इस पेशेंट के बारे में बोला,
एक पेशेंट था मेरे पास, जब भी, ये तो बहुत पहले की बात कर रहा हूँ, जब मोरारजी देसाई जी जब प्रिंसिपल प्रेसिडेंट प्राइम प्राइम मिनिस्टर मिनिस्टर थे। थे, उन्होंने ऑटो यूरिन थेरेपी की बात की थी। तो तो 77 की बात है। हाँ 77 की, मैं 78 में स्टार्ट किया, तो वो नई थी, काफ़ी हाँ। लोग लिखते थे उस बारे में। तो हुआ ये कि वो मेरे पास आता था कोई वेग कंप्लेंट्स लेके। एक दिन उसको काफ़ी, एक 8-10 दिन से वहम हो गया कि उसको जॉन्डिस है। तो उस टाइम पे मेरे करीब में अपने इतने लैब भी नहीं थे बांद्रा में। तो मैंने बोला कि आप एक काम करो कि आपका नेक्स्ट डे यूरिन सुबह का ले आओ, मैं टेस्ट कर लूँगा, और है क्या अंदाज़ा हो जाएगा, वो कलर से आइडेंटिफाई कर लूँगा। तो यूरिन ले आया, मैंने देखा वो उतना डार्क नहीं था जो डेटॉल कलर यूरिन हो जाता है यूजुअली। अब उसने फिर मेरे को बोला ठीक है, आप कंफर्म है जॉन्डिस नहीं है। फिर वो दिखाया, उसको सर्दी खांसी थी। अभी खांसी की उसको दवा लेनी ज़रूरी थी, और वो बॉटल लेके नहीं आया था। तो मैंने, और अच्छा वो हमेशा मेरे को बोलता था आप ऑटो यूरिन थेरेपी करिए, इसमें कई चीज़ों का आप अपने पेशेंट्स को भी रिकमेंड करिए। अच्छा, वो आपको सिखाते मेरे को हमेशा बोलता था हाँ। जब भी कोई दवा लेके गया। तो मैंने उसको बोला कि आप बॉटल नहीं लाए ना, आप जो अभी मॉर्निंग यूरिन लाए हैं वही बॉटल में आप मेरी सिरप लेके चले जाइए। वो रिफ्यूज कर दिया। मैं बोला ये तो आप ही का यूरिन था ना, फिर आप क्यों कप सिरप नहीं ले रहे हो? तो ऐसे कई इंसिडेंसेस होते हैं जो है जी। ओके। तो सर ये तो एक ऐसे टाइम पे था जब हाँ अखबारों से हाँ इन्फ्लुएंस जी कर रहा हाँ था। जी। कभी ऐसा रहा है जहाँ पे गूगल से कोई पढ़ के आया होगा और आपके साथ आर्ग्यू करने लगा है? आर्ग्यू तो करते हैं, आर्ग्यू ऐसा ओपन आर्ग्यू नहीं करेंगे, इनडायरेक्टली बताएंगे कि इसका साइड इफ़ेक्ट है, ये क्या एंटीबायोटिक है, हमको एंटीबायोटिक नहीं चाहिए, उसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो उनको या तो समझाना पड़ता है कि आपको, हाँ हर दवा की, इवन क्रोसिन जो सबसे सिंपल टैबलेट समझते हैं वो भी लिवर के लिए कहीं ना कहीं जाके हेपेटोटॉक्सिसिटी है उसके, तो वो भी हानिकारक हो सकती है। बट हर डॉक्टर ये प्रोज एंड कॉन्स वे करता है, और आपकी भलाई जिसमें ज़्यादा है वो देख के देता है, और ये मिनिमम पॉसिबल साइड इफ़ेक्ट्स के ही दवाएं कोई देता है। पढ़ा लिखा डॉक्टर तो यही करेगा ना। अभी स्टीरॉयड नहीं देने का मतलब ये है कि मुझे इंस्टेंट रिजल्ट नहीं चाहिए। भले अभी मेरे को मालूम है ये 500 फैमिलीज मेरे कहीं जाएंगे नहीं, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन, चौथे दिन तो ठीक होगा। अब नए डॉक्टर्स हैं या कुछ इसको प्रूव करना है, जिसको एग्रेसिव रहना, वो स्टीरॉयड देके एक दिन में ठीक भी कर देंगे। बट उसके लॉन्ग टर्म लॉसेस जो हैं, उनके साइड इफ़ेक्ट्स वो फिर बाद में संभाल नहीं सकते, जहाँ पर कहीं पेशेंट को किडनी फायर हो जाती है, फिर डायलिसिस वैसे। एक और चीज़ मैंने देखा है कि लोग जो है वो अगर सर्दी भी है तो सीधा इंजेक्शन लेना प्रेफर करते जी 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 और इंजेक्शंस पे जो डिपेंडेंस है, जी 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 एक सोशो इकोनॉमिकली मैंने देखा है कि जी लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज आते हैं या जी 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 से सोशो इकोनॉमिकली में बोल करेक्ट करेक्ट तो उनको प्राउड फील होता है कि पता है जी डॉक्टर के पास गए तो आज जी इंजेक्शन लेना जी 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 एंड जी उसी में उनको जो खुशी मिलती है, करेक्ट 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 उसी से उनकी तबीयत ठीक हो जाती है। करेक्ट। व्हाट इज दिस? सी देखिए, बॉम्बे में तो इतना नहीं है, बट मेरे पास काफ़ी नॉर्थ इंडियन पेशेंट्स है, और नॉर्थ इंडिया में मैंने देखा है, वहाँ के कोई भी हो, जैसे कोई टैक्सी ड्राइवर्स हैं, कोई मेहनत करने वाले, या पढ़े लिखे भी हैं, उनको लगता है कि अगर जब तक इंजेक्शन नहीं दो आप ठीक नहीं हो सकते। यानी वो डॉक्टर उनको पसंद भी नहीं आता जो इंजेक्शन नहीं देता। तो मुझे कब अंदाज़ा होता है कि मैंने पूरा एग्जामिन कर लिया और जब देख रहा हूँ पेशेंट उठ नहीं रहा है, तो मुझे लगता है कि ये इंजेक्शन के लिए वेट कर रहा है। उसमें भी प्लेसिबोज होते हैं? प्लेसिबो बहुत होते हैं, मैं अक्सर प्लेसिबो ही देता हूँ, कोई रिस्क लेने वाला इंजेक्शन कोई देता नहीं। आपके पेशेंट्स ये ना देखे हाँ नहीं तो अगले टाइम नहीं नहीं, वो अभी कोई फर्क नहीं पड़ता। प्लस अभी वैसे ही जैसे सीनियर होते जाते ना, काफ़ी डिफेंसिव प्रैक्टिशनर होते, कोई आप रिस्क लेना चाहते भी नहीं। तो वैसे बहुत गिने चुने पेशेंट हैं जिनको मैं आइडेंटिफाई कर चुका हूँ, और वो लिए बिना उठेंगे नहीं, वो भी मालूम है। बट वो परसेंटेज आज मैं समझता हूँ 5 to 10% होगा, जो कि मेरी शुरू की प्रैक्टिस में 80-90% था। वो इतना रिड्यूस होते 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 आ गया। अवेयरनेस क्रिएट हुआ है जी जी जी। हाँ, 1-2 इंजेक्शन है जो देना जरूर, जैसे टेटेनस का है, रेबीज का है, ये इंजेक्शन तो पेशेंट में भी अवेयरनेस आ गई है, वो लेते भी हैं और देना भी पड़ता है। ओके सर, सेल्फ ट्रीटमेंट एक बहुत कॉमन चीज देखा गया है कि लोग जो है वो सेट ऑफ मेडिकल किट रखते हैं अपने पास जी जी एंड जी जैसी सर्दी हो गया एक जेनरिक मेडिसिन है या एक जी ब्रांड है वो जी पॉप जी कर लेंगे। करेक्ट। अगर फीवरिश फील हो रहा है तो दवाई खा लिया, जी जी या अगर बॉडी में पेन है तो एक दवाई खा ली। जी तो
हाउ डू यू सी दिस, क्योंकि इसके क्या एक्सट्रीम में सिचुएशंस हो सकती ये ट्रेंड बहुत बढ़ रहा है हैं? आजकल। क्योंकि आई एम श्योर आपके पास लोग आते होंगे आफ्टर मेडिकेशन इज डन एंड नाउ दे आर इनटू सम बिगर करेक्ट प्रॉब्लम। करेक्ट, अक्सर आते कैसे? हैं ऐसे पेशेंट्स। बल्कि रिसेंटली मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी ये ट्रेंड बढ़ते जा रहा है सेल्फ मेडिकेशन का, पढ़े लिखे तबके में। और छोटे जैसा मिडिल क्लास वाले, लो मिडिल क्लास वाले, ओवर द वो काउंटर ओवर द काउंटर जाके ले लेंगे। वहाँ पर अक्सर ऐसे मेडिसिन देते हैं जो कि अल्सर्स, ओके। पेप्टिक अल्सर बहुत कॉमन है। जैसे डाइक्लोफिनेक पेन के लिए जाके आप लें तो वो लोग, एक तो पहले वो किडनी को कभी फायर कर सकता है, एक बार किडनी डैमेज हुई तो फिर वो लाइफ लॉन्ग हो गई। मैं तो कभी भी एडवाइस करता हूँ, कभी अगर कोई लेके भी आए हैं, और कब हम पकड़े जाते हैं वो पेशेंट, जबकि ये एपिगैस्ट्रिक एरिया में पेन के लिए आते हैं। जब हम हिस्ट्री लेते तो पता चलता है कि वो 2-3 टैबलेट खा चुके हैं पेन किलर्स। एंड 2-3 में ही इतना असर हो जाता हाँ, कभी फर्स्ट टैबलेट में भी होता है, और उसको ट्रीट करना इतना आसान नहीं होता है। है? ओके। 5-6 दिन तो जाते हैं, कभी कभी तो एडमिट करना पड़ता है। वो जैसे आपके कोई मेडिसिन इफेक्ट करी, मुंह में छाले कैसे आते, वो यूसोफेजियल एरिया में, स्टमक एरिया में छोटे छोटे अल्सर्स आ जाते हैं। तो आप जब पानी भी पीते, जब गुजरता है तो पेन बढ़ जाता है। तो ये चीज़ें बहुत हानिकारक हैं। पेन किलर्स तो ख़ास तौर पे बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, और डायबिटिक्स तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो किडनी पे इफेक्ट करता है। हाँ, कभी आप, आजकल क्या होता है, डॉक्टर से व्हाट्सअप कर दिए सिम्टम्स या कुछ ये करके, तो वो भी अच्छी बात नहीं है कि डॉक्टर्स उनको व्हाट्सएप पे ही दें आप ये ले लो। मोस्टली डॉक्टर्स नहीं प्रिस्क्राइब करते हैं सिंपल मेडिसिन। एट द मोस्ट वो बोलेंगे कि क्रोसिन या डोलो ले लो, जो कि ज़्यादा हानिकारक नहीं होती, 99% सेफ ड्रग रहती है। जनरल प्रैक्टिशनर की तो पूरी प्रैक्टिस पैरासीटामोल पे चलती है। तो वो वहाँ उस हद तक वो ठीक है, जब तक डॉक्टर का नहीं आए। आप 103 बुखार में है घर में, डॉक्टर दूसरे दिन ही अवेलेबल है, कोई वो नहीं है, आप कॉल कर लेना, उससे बेहतर रहता है। और मोस्टली आजकल डॉक्टर्स कॉल पे अवेलेबल रहते हैं। तो वो, बट पेन किलर्स या एंटीबायोटिक्स या सेल्फ मेडिकेशन गूगल पे देख के करना वो बहुत हानिकारक। तो सेल्फ मेडिकेशन में सबसे ज्यादा कौन सा दवाई पेन किलर्स डाइक्लोफिनेक, ब्रूफन, ओके। ये जो मेडिसिन हैं ये काफ़ी हानिकारक होते हैं, एंड बहुत कॉमनली लोग कंज्यूम कॉमनली यूज्ड हैं। एंड उसका एक्सट्रीम में क्या असर हो सकता है, इमीडिएट और लॉन्ग टर्म? एक तो मैं बोला इमीडिएट इफेक्ट तो अल्सरेशन है। कभी कभी ये डायरियाज में भी एक ड्रग होती है जिससे इंटेस्टाइनल मोटिलिटी, यानी आपका जो आंत है वो मोटा है, जैसे समंदर की वेव है वो वैसा चलते रहती है, मोटिलिटी बोलते हैं उसको। मूवमेंट आते रहती है वेव्स के जैसा। जब डायरिया होता है तो वो मूवमेंट एग्रेसिव हो जाती है, तो इसलिए आपको लूज मोशंस होते हैं। तो एक पर्टिकुलर लोप्रोमाइड करके एक ड्रग होती है जो एंटीकोलिनर्जिक भी है, और वो इंटेस्टाइन की मोटिलिटी को स्टॉप कर देती है। तो उसमें पैरालिटिक इलियस हो, यानी इंटेस्टाइन का पैरालिसिस हो जाता है। ओके। तो आपको फिर हॉस्पिटल में लैंड अप करना पड़ता है, और फिर बड़ी सर्जरी अगर कहीं एकदम ब्लॉकेज हो गया तो। और अक्सर ड्रग्स तो ज़्यादातर किडनीज पे, क्योंकि एक्सक्रीशन ड्रग्स का जो एंड पॉइंट किडनी है। किडनी जो जो छान सकती है, जो नहीं छान के रिटेन कर लेती, वो डैमेज भी कर सकती है आपके फिल्ट्रेशन को। जब फिल्ट्रेशन को डैमेज कर देवे तो फिर आपके क्रिएटिनिन लेवल्स बढ़ जाएंगे, क्रिएटिनिन लेवल्स फिर रीनल फेलियर में जाएंगे, फिर डायलिसिस, वो बड़ा प्रोसीजर हो जाता होता है। ऐसे केसेस काफ़ी होते हैं। ओके। तो सर सबसे ज़्यादा मिथ अगर आपको लगेगा यू नो सेल्फ मेडिकेशन का या होम रेमेडीज का, जो लोग इट इज़ नॉट एक्चुअली इफेक्टिव बट मिथ है एंड लोग उसको करते हैं, मे बी उससे साइकोलॉजिकली ठीक हो जाते हैं जी या उसका कुछ इम्पैक्ट होता है? करेक्ट। अभी जैसे सेल्फ मेडिकेशन में भी कई टाइम ऐसे वायरल फीवर है या सिम्टम्स हैं, आप पहले मेरे पास आए थे, मैंने कोई चीज़ प्रिस्क्राइब की, वो प्रिस्क्रिप्शन आपने रख लिया, सिमिलर सिम्टम्स हुए, आपने ले लिया, तो ठीक भी हो जाते होंगे। कई टाइम वो वापस आते नहीं। अगर वो काम नहीं करी दवा और वापस आए, तब वो सिंपल दवाएं आपको काम नहीं करेगी, एक रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है। और दूसरा सेल्फ मेडिकेशन में, और जैसे होम रेमेडीज। हाँ, होम रेमेडीज का ऐसा है बेटा कि अक्सर होम रेमेडीज कोई 2-3 दिन से ज़्यादा नहीं देता, 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया। जब ठीक नहीं हो रहा है तो
सिटीज़, बड़ी सिटीज़ और मेट्रोपोलिस में तो डॉक्टर करने आ ही जाते हैं। अभी क्योंकि घर में बड़े बूढ़े रहते हैं, उन लोगों को काफ़ी इस पे भरोसा रहता है, क्योंकि वो अपने ज़माने में ठीक हुए होंगे। क्योंकि उनके ज़माने की जो डाइट रही, जो आज वो मिलती नहीं, इतनी पोल्यूशन हो गई, यस उनका इम्यूनिटी इतनी अच्छी रहती थी कि यस होम रेमेडी से, वो होम रेमेडी से ठीक हुए या उनकी इम्यूनिटी से ठीक हुए मालूम नहीं, बट ठीक तो हो जाते हो थे। जाते थे हाँ वो चीज़ आप पे आज के ज़माने में वर्क करेगी कि नहीं वो बोल नहीं सकते। मगर मेरी राय ये सबको ये है कि एडवाइस कि एक दिन देख ले में होम रेमेडी में, फिर दूसरे दिन डॉक्टर करने आए। अच्छे डॉक्टर का ये रहता है कि आप होम रेमेडी, क्योंकि इंजरीज नहीं है आपको, तो वो भी कंटिन्यू करो, उसके अलावा आप डॉक्टर की दवा भी लो। तो ये एक अच्छा सुझाव कोई रहता है। अजीब सा होम रेमेडी जो आपको अभी ध्यान आ रहा है जो लोग करते हैं? हैं होम रेमेडीज़ में, देखिए ये डायबिटिक्स में करेला, पुदीना, इसके जूस वगैरह पीना, मगर वो सब अलाउड है जब तक आप मेडिकेशन ले रहे हो। ओके मेडिकेशन नहीं लेके ये सब चीज़ों पे डिपेंडेंसी करके अगर कोई बोलता है कि आपका डायबिटीज़ क्योर हो जाएगा, पहली चीज़ तो डायबिटीज़ ज़िंदगी तमाम क्योर नहीं होगा, ओके और अगर कोई ये क्लेम करता है तो गलत क्लेम करता है। ओके तो वो सब चीज़ें जो है, जैसे कोई काढ़ा काढ़ा बनाते हैं, हो सकता है कि वो काम करे। कॉन्स्टिपेशन में काम करते हैं कई चीज़ें, इसबगोल है वगैरह, होम होम रेमेडीज़ में। आजकल तो हम एलोपैथ्स भी हो इसबगोल यूज़ करते हैं एज अ हस्की, जितनी चीज़ें रहती हैं, तो ये चीज़ें वर्कबल हैं काफ़ी। काढ़ा ख़ास तौर पे जो रहता है खांसी के लिए, बलगम निकालने के लिए, दे हेल्प ये। और हो सकता है वो जो होम रेमेडीज़ आए हैं ना, उसमें कहीं ना कहीं आयुर्वेदा का कंट्रीब्यूशन रहा होगा। ओके खामखा के ये होम रेमेडीज़ नहीं आ गए, अनुभव से आए होंगे। कहीं ना कहीं जब भी रूरल एरिया में या डॉक्टर्स नहीं अवेलेबल थे, होम रेमेडीज से ही काम करते थे, तो यस वो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम पेटेंटेड नहीं हुए, बट घर के बड़े बूढ़ों को मालूम रहते, वो काम करते हैं। तो ऐसा कोई उसको मैं रोकता नहीं हूँ तो कभी भी। ऐसा कोई कुछ होम रेमेडीज के तो पीछे साइंस पता है, जैसे आपने कहा जी करेला जी अगर आप जी करेले का जी उपयोग जी तो इट एक्चुअली हैज जी करेक्ट, इट हैज अ मेडिकल यस यस। इम्पैक्ट, पॉजिटिव इम्पैक्ट। पर कुछ ऐसे रेमेडीज जो विच इज ऑफ यूजलेस, विच पीपल स्टिल डू, एनी रिचुअल, एनी नॉट रिचुअल। रिचुअल्स होते हैं। हाँ अभी जैसे आपको मैं चिकन पॉक्स का बोला, चिकन पॉक्स का क्या होता है, पहले वो मेडिकली वो ठीक है क्योंकि आइसोलेट कर देते हैं पेशेंट को, एकदम जो है एक वाइट पर्दा डाल देंगे, नीम का पत्ता लाएंगे, ये सब चीज़ें एंटीसेप्टिक रहे होंगे, उसका मेडिकल इम्पोर्टेंस भी है, बट उसको अलूफ रखते हैं। फिर शीतला माता की पूजा होती है, और अक्सर क्या होता है डिजीज़ पर से, यानी चिकन पॉक्स में कोई मेडिकल डॉक्टर करने जाएंगे तो वो तो आजकल एंटीवायरल तो देता ही है, उसके अलावा जो कॉमनेस्ट उसका साइड इफ़ेक्ट होता है या उसका रिपरकशंस है, निमोनियाज कॉमन है। निमोनिया नॉन ट्रीटेबल हो जाता है एडमिट किए बिना, कभी कभी तो फेटल भी हो जाता है, इंसान जान गंवा। तो वो चीज़ों में जब टाइम वक्त निकल जाता है, अगर निमोनिया कैच कर लिया, आइसोलेटिंग आइसोलेशन और पूजा पे ही पूरा डिपेंड होना। देखिए हार्मलेस चीज़ें, अभी सबसे ख़तरनाक चीज़ जो होती है ये सब चीज़ों में, वो जॉन्डिस का है। आप जॉन्डिस जिस दिन, जब तक डायग्नोस नहीं हुआ वो डॉक्टर करने आएंगे, जिस दिन डायग्नोसिस हो गया उनको लगता है कि एलोपैथी में जॉन्डिस की कोई दवा ही नहीं है। अगर केस बिगड़ेगा तो फिर डॉक्टर करने आएंगे जब तक बहुत देर हो चुकी है, लिवर एकदम डैमेज हो चुका होगा। उसमें क्या होता है, अक्सर जने पढ़ते फूकते हैं, माला डालते हैं, वो तो हार्मलेस है। और हेपेटाइटिस जो हम जॉन्डिस बोलते हैं, जिसमें हेपेटाइटिस ए है, ए सेल्फ क्योरिंग डिजीज़ है। आपको थोड़ा परहेज और आराम लिए तो वो आप दवा लो या ना लो, वो ठीक होने वाला ही है आफ्टर सम टाइम, भले क्रेडिट डॉक्टर को जावे या वो पढ़ के फूकने वाले को जावे। बट मैंने देखा है कि कोई कोई लोग नाक में कोई ये कोई झाड़ का वो जूस डालते हैं, ओके हाँ, वो पेशेंट को इतने वॉमिट कराता है, और जब भी जॉन्डिस हुआ तो स्किन तक पीला हो जाता है, तो जो वॉमिट आ रही है वो पीली निकलती है, तो वो बोला जाता है कि ये जितना पीला निकला बाहर निकल रहा है, वो एक्चुअल फैक्ट नहीं रहता। तो जितने ये ऐसे रेमेडीज़ हैं जॉन्डिस के लिए,
अभी मैंने ऐसे भी देखा है, 2 फैमिलीज हैं या नेबर्स हैं जो बरसों से झगड़ा है, एक दूसरे से बात भी नहीं करते। अगर आपके घर में कोई जॉन्डिस का वो हो गया तो बोलेगा, वो ऐसा हमदर्द बन के आ जाएगा, नहीं नहीं डॉक्टर के पास नहीं लेके जाओ, इसका तो इलाज वैसा ही जड़ी बूटी का ही है, हम जाके आपके लिए पुड़ी लेके आते हैं। वो 6 दिन की पुड़ी, 7, वो पुड़ी कभी कहीं इतना डैमेज कर देती है, क्योंकि सेल्फ क्यूरिंग डिजीज है, पुड़ी लो या नहीं लो वो ठीक होने वाला ही था। तो ऐसी चीजें जरा बचना चाहिए, ओके बहुत डेंजरस भी हो सकती हैं। ओके सर, जब मैं आपसे बात कर रहा था मुझे रियलाइज़ हुआ कि ज़्यादातर जो बीमारियां हैं उसका सोल्यूशन है वो साइकोलॉजिकल होता है। जी। तो साइकोलॉजिकल ये साइकोलॉजी पेशेंट का कितना इम्पोर्टेंट है, एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मेंटल हेल्थ बट ओवरऑल साइकोलॉजी, सोचने का तरीका, तो उसको उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? इस आई एम श्योर कि जैसे आपने कहा कि प्लेसिबो इट इज़ अ फैक्ट, उसका असर हो रहा है कहीं ना कहीं, इसका ये रिजल्ट है कि करेक्ट साइकोलॉजिकल एक सोचने का तरीका है। तो करेक्ट। हाउ डू यू सी दैट? नहीं होता है। अभी एक्यूट कंडीशंस में भी कभी हाई फीवर भी है, जो स्पेसिफिक मेडिसिन देना है देते हैं। उसके अलावा हम लोग एक ट्रैंकुलाइजर भी ऐड कर देते हैं। ट्रैंकुलाइजर्स का काम ये रहता है कि पेशेंट को काम रखें। कई टाइम ऐसा होता है कि पेशेंट डर के जब सोचने लगता है, जो चीज़ 2 दिन में रिस्पॉन्स आने का वो 4-5 दिन लग जाते हैं। तो वहाँ पर प्लेसिबो के तौर पर दो, या उसके माइंड को रिलैक्स होने, एक सेंस ऑफ वेलबींग हो उसको, उसका मूड ठीक रहे, तो ट्रैंकुलाइजर्स ऐड करने में काफ़ी फ़र्क पड़ता है। वो जो चीज़ 3-4 दिन में ठीक होने वाली है 2-3 दिन में ठीक, 2 दिन में हो जाएगी। तो वो रोल एक है प्लासिबोज का भी और ट्रैंकुलाइजर्स का भी। तो वहाँ हम यूज़ करते हैं ट्रैंकुलाइजर्स। नहीं, मैं शुरू में जब भी, अभी आजकल गवर्नमेंट ने काफ़ी रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए हैं ट्रैंकुलाइजर्स पे, विदाउट प्रिस्क्रिप्शन मिलते नहीं हैं। फिर भी जो अलाउड ट्रैंकुलाइजर्स हैं वो यूज़ करता हूँ मैं। पहले तो काफ़ी हद तक यूज़ करता था और बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते थे। जिस पेशेंट को आप ट्रैंकुलाइजर्स देते हो, भले दिन में ना दो, शाम के वक्त, रात के वक्त सुन, क्योंकि जब भी पेशेंट बीमार होता है, जब दूसरे जने सो गए और उसको नींद नहीं लग रही है और वो जाग रहा है, तो उसको अलग अलग विचार आएंगे, डरावनी ख्वाब आएंगे। तो जब आप उसको ट्रैंकुलाइज करोगे तो ये सब चीज़ों से दूर रहेगा। अच्छी नींद जब होगी, नेक्स्ट डे थोड़ा फ्रेश उठेगा। तो ये काफ़ी हेल्प करता है। ओके सर, मतलब ये तो कॉन्वर्जेशन चलते रहेगा, बहुत सारी बातें हैं जो मुझे सवाल बहुत सारे आए हैं, बट वी हैव टू एंड द कॉन्वर्जेशन समवेयर, बट 2 सवाल हैं जो मैं पूछना चाहूँगा। सबसे पहले तो कि कहीं ना कहीं क्योंकि आप एक यू वर्किंग एज ए जनरल फिजिशियन, बहुत सारे पेशेंट्स होते होंगे जो आपके प्रिस्क्रिप्शंस को मिसयूज़ करते होंगे, मे बी क्योंकि वो एडिक्टेड है किसी चीज़ से, या जैसे आपने कहा था जी उस पेशेंट के बारे में, उस जी बच्चे के बारे में, तो जी। ऐसे केसेस भी आए होंगे जहाँ पे आपके प्रिस्क्रिप्शन को मिसयूज़ किया गया होगा, या क्योंकि आप जेनरिक मेडिसिन देते हैं उसको एज अ ड्रग यूज़ करने लगे होंगे टू बी सेडेटेड। बहुत होता है बेटा, बहुत होता है। मैं 2-4 एग्जांपल्स में ये दूंगा। एक बहुत अच्छी फैमिली के 2 सिस्टर्स थे। उनको कॉफ सिरप्स का एडिक्शन हो गया था। कॉफ सिरप्स में एक डेक्स्ट्रोमेथोर्फिन करके रहता, ओपियम डेरिवेटिव। वैसे पहले जो जितने वैद्य थे या यूनानी मेडिसिन में खांसी के लिए ओपियम यूज़ होता था, तो वो कॉफ सप्रेसेंट बहुत अच्छा है। तो अभी मेरी क्लिनिक के करीब भी एक मेडिकल वो कॉलेज है आर्किटेक्चर का, रहेजा का। वहाँ के स्टूडेंट्स को मैं देखता हूँ, कभी मेडिकल स्टोर पे जाते हैं जो मेरी क्लिनिक के थोड़े करीब में है, वो कॉफ सिरप, एक आध कॉफ सिरप कोई अगर रहा कहीं का प्रिस्क्रिप्शन, अलग अलग टाइम पे यूज़ करते हैं, अलग अलग मेडिकल स्टोर्स में यूज़ करते हैं। मगर एक फैमिली ऐसी थी जो, वो 2 बड़ी खूबसूरत लड़कियां थी जो टीवी सीरियल्स में काम करती थी छोटे मोटे रोल में। वो दोनों को कफ सिरप्स का एडिक्शन हो गया था। फेंसिडिल करके एक बहुत फेमस कफ सिरप है। वो फेंसिडिल 10-10 दिन में दोनों बहनें 10-10 एक टाइम पे कट से पूरी बॉटल 100 ml की पी जाते थे। ऐसा दिन में 4-5 टाइम पीते थे। और हाँ, और उनको मैंने 4-5 साल के बाद जब देखा तो पहचान नहीं सका। वो इतने वेट लूज कर चुके थे, स्किन का चार्म चले गया था। जब मैंने डांट के उनको पहले तो प्यार मोहब्बत से समझाया, डांट के जब भी वो किया तो फिर वो मेरे पास आना छोड़ दिए थे, डर गए थे। और मैंने दूसरे मेडिकल स्टोर्स पे
जितने अपने एरिया के हैं बोल दिया था कि भाई ये लोग मिसयूज करें मेरा प्रिस्क्रिप्शन तो कभी भी देना नहीं, फ्रेश डेट वाला प्रिस्क्रिप्शन लाना। किसी तरह वो डेट मिटा देते थे या कुछ तो भी उस पर पानी वानी गिरा के जैसा फ्रेश सर्टिफिकेट वो प्रिस्क्रिप्शन है वो ले लेते थे। कफ सिरप्स का काफ़ी वो है एडिक्शन। एक ये जैसे एपिलेप्सी हम जिसको मिर्गी बोलते हैं, वो ड्रग्स की भी जो काफ़ी जनों को एडिक्शन है, जो जिसको मालूम रहता है, वो स्टूडेंट्स में भी हो गया है काफ़ी। ओके। हाँ, ये एक टाइम पे 5-5 6-6 टैबलेट्स लेना, क्या होता है उससे, मतलब? उससे एक तरह का उन लोगों को दे फील दे गो अलग दुनिया में चले गए। इतनी उनको अंदर से खुशी मिलती है, मूड एलिवेट होता है। एपिलेप्सी के मेडिसिन से? एपिलेप्सी के मेडिसिन से। एपिलेप्सी के मेडिसिन जितने भी रहते हैं ना, वो कई ड्रग्स ऐसे रहते हैं जो आपके ब्रेन को टच नहीं करते, दे डोंट क्रॉस द ब्रेन बैरियर। बट कई ड्रग्स ऐसे हैं जो अभी हम वॉमिटिंग की 2 ड्रग्स हैं, एक डोमपेरिडोन करके आती है, एक ऑन्डेसिट्रॉन आती है। डोमपेरिडोन ऐसी ड्रग है जो सेंट्रली एक्टिंग है, ब्रेन से वॉमिटिंग कंट्रोल होती है। ऑन्डेसिट्रॉन लोकली करे। तो जितने एपिलेप्सी के हैं, क्योंकि इसका कनेक्शन ब्रेन से होता है, ब्रेन सेल से होता है, न्यूरॉन से होता है, तो उसको वो शांत करता है ना। जब ओवर एक्टिव हाइपर एक्टिव न्यूरॉन्स हैं और आपको फिट आ रही है, तो उसके जो ड्रग्स रहते हैं उसका नशा भी रहता है। वो हर एक को मालूम नहीं रहता। एपिलेप्सी के पेशेंट को शायद ना मालूम हो, वो तो उसको लेना है कोर्स वो लेता है, बट उसके रिलेटिव्स हैं या कहीं पड़े हुए हैं या तो वो किसी misuse करते एक ड्रग एडिक्ट है, कोई हो गया, कोई स्टार्ट किया, उसको मजा आया, तो वो चाहता है कि अभी मैं तो उसको मालूम है कि मैं बर्बाद हो रहा हूँ, तो वो अपने फ्रेंड्स को भी इन्फ्लुएंस करेगा। Oh God. और कोई एक आध बार उसकी बात में आके ट्राई किया तो फिर एक से जैसे दूसरे नशे होते हैं ना, ये मारिजुआना के, चरस, गांजे के, वैसे ड्रग्स के भी नशे हो जाते हैं। और इससे क्या है, मूड एलिवेटर्स रहते हैं, सेंस ऑफ वेलबींग है। जब डिपेंडेंसी हो जाती है उस पर, फिर आप इतने एग्रेसिव, और फिर आपको अलग अलग विचार आते हैं, सुसाइडल टेंडेंसीज भी आ सकती, एग्रेसिवनेस में ऐसा आ सकता है कि किसी को आप मार भी सकते हो। वो फिट ऑफ फ्यूरी में आपको मालूम नहीं हो रहा है कि किसी का आप हार्म करने जा रहे हो। तो ऐसे भी ड्रग्स हैं। ओके ओके सर, आखिरी सवाल जैसे मैंने कहा जी। मैं पूछना चाहूँगा कि आपने जो है वो एक फैमिली के 4 जनरेशन्स को ट्रीट किया, 4 जी, या 5 जी, जनरेशन, 3 जी। जनरेशन्स। अभी जो है वो जेन ज़ीज़ की हम बात करते हैं, ओके, एंड आपने जो है वो एक जनरेशनल शिफ्ट देखा है, तो उसमें क्या साइकोलॉजी के साथ साथ या थिंकिंग पैटर्न के साथ साथ मेडिकल पैटर्न में भी चेंज आया है? मेडिकल पैटर्न में चेंज ये आया है बेटा, जब भी हमारे पास क्या था कि जनरल प्रैक्टिशनर वाज अल्टीमेट, बट अभी रिसेंट जनरेशन में ये आया है कि एक तो फैशन होता है, आपस में जब भी बात कर रहे हैं तो बोलेगा कि मैं अपने फिजिशियन, मैं लीलावती में ही जाता हूँ, मैं हिंदुजा में बड़े बड़े कॉरपोरेट हॉस्पिटल के नाम लूँगा। तो वो दूसरे को इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स देता है, तो वो लोग जनरल फिजिशियन करने आने से कतराते हैं। एक चीज़ इनडायरेक्टली वो अपना हार्म करते हैं, क्योंकि हर चीज़ का आजकल, जब हमारे ज़माने में तो कोई इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस था ही नहीं, बहुत कम। ये अभी मेडिकल इंश्योरेंस आने की वजह से जब भी ये कहीं और जगह लैंड अप होते हैं, पहले तो कोई भी चीज़ हो अगर हम रेफ़र भी करें तो पेशेंट को इतना विश्वास होता था, वो लोग बोलते थे डॉक्टर हमको मालूम है आप ट्रीट कर सकते हैं, हम आप पे कोई ब्लेम नहीं करेंगे, आप कोशिश करो। और वो कभी कभी कोशिश कामयाब भी हो जाती थी। आजकल वैसा नहीं है। आजकल इमीडिएटली फर्स्ट शॉट में ही स्पेशलिस्ट करने जाना है, फर्स्ट शॉट में बाईपास करके जाना है। अगर हमारे पास आए भी, अगर जनरल प्रैक्टिशनर करने आए भी, तो उस विश्वास के साथ नहीं आते। जब कोई विश्वास के साथ नहीं आएगा तो शायद ऊपर वाले का निज़ाम ही ऐसा है कि वो फ़ायदा भी नहीं होता। आप ट्रस्ट के साथ आओ, अगर कुछ भी दो, एक यानी प्लेसिबो भी दो तो ठीक हो जाएगा। तो लैक ऑफ ट्रस्ट जनरेशन में हो गया। पहले तो अल्टीमेट समझते थे। मेरे को याद है कि मेरी प्रैक्टिस एस्टैब्लिश होने में हाउस विजिट्स का बहुत बड़ा रोल रहा, बहुत बड़ा रोल रहा। मैंने कभी हाउस विजिट वो नहीं किया। जो पेशेंट इमोबाइल थे, पैरालिटिक है, बेड पे पड़े हुए हैं, किसी को 8-8 दिन 10-10 दिन फीवर नहीं जा रहा है, तो वहाँ पर मैंने एक्सपेरिमेंटेशन भी किए, जहाँ पर मेरे को पूरी फ्रीडम फैमिली के तरफ से दी। यानी वो लोग पूरी उनको विश्वास ही नहीं था कि बच सकता है। तो कई चीज़ें मुझे भी याद नहीं है कि मैंने क्या दिया,
वो पेशेंट ठीक हुए हैं, अभी आज उनके बच्चों के बच्चे भी हो गए हैं। वो जब आते हैं तो लोग याद करते हैं, आप 40 दिन लगातार मेरे घर पे आए थे, 40 दिन तक आपने एक इंजेक्शन भी दिया। इंजेक्शन उस ज़माने में स्टेराइल भी नहीं आते थे, हम लोग एक डब्बी आती थी उस कांच की सिरिंज में, उसको बॉईल करके दिया करते थे, बट पेशेंट्स ठीक होते थे क्योंकि विश्वास उतना था। अभी जनरेशन में ये हो गया कि लैक ऑफ ट्रस्ट, या फिर आप बोलो कि हाईफाई दिखना है, उसमें जनरल प्रैक्टिशनर को बाईपास भी करते हैं और ट्रस्ट फैक्टर बहुत कम हो गया है। उसमें थोड़े डॉक्टर्स भी रिस्पॉन्सिबल इसलिए है कि द मोमेंट दे कम टू, जैसा ही उनको मालूम पड़े कि ये कवर्ड हो रहे हैं इंश्योरेंस से, तो फिर लंबा लंबा बिल, यानी जो ज़रूरत नहीं है वो इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाएंगे, जो चीज़ की ज़रूरत नहीं है वो डिजीज़ के नाम ले लेंगे, फिर उसको रूल आउट करना है, उसको रूल आउट करना है, उसको रूल आउट करना है। और पेशेंट भी जब डर जाता है तो सब चीज़ें करने लग जाता है। अल्टीमेटली यही बोलते हैं कि भाई आपके जेब से थोड़ी जा रहा है, कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी पे कर रही है। सर सो साइकोलॉजी के बारे में मुझे पूछना था जी कि कहते हैं कि अगर आपका माइंड स्टेबल है, जी आपका मेंटल हेल्थ स्टेबल है, तो एनी प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व्ड। जी। तो साइकोलॉजी का कितना बड़ा रोल है किसी भी पेशेंट में या मेडिकल साइंस में? बहुत बड़ा सा, यानी काफ़ी मैं बड़ा रोल है। सॉरी टू इंटरप्ट सर, बट हो सकता है कि मैं साइकोलॉजी टर्म गलत यूज कर रहा हूँ, बट व्हाट आई मीन दैट हाउ डू यू थिंक, या सोच। हाँ, नहीं, आदमी की सोच, पेशेंट की सोच भी वेरिएशन हैं उसमें काफ़ी। अभी एक फैमिली में 2 हस्बैंड वाइफ हैं, एक बहुत स्ट्रांग है, दूसरा समझो बहुत जल्दी डर जाता है, कोई भी चीज़ को ज़्यादा सोचने लगता है, उसके साइड इफ़ेक्ट्स को उसके ये सोचने लगता है। अगर समझो साइमल्टेनियसली एक ही फैमिली में हस्बैंड वाइफ को सेम प्रॉब्लम हुआ, जो कि कंटेजियस डिजीज़ में हो जाता है, तो उसका जैसा पेशेंट सोच रहा है, यानी कितना स्ट्रांग विल्ड है, कितना साइकोलॉजिकली स्ट्रांग है, उसका रिस्पॉन्स बहुत जल्दी आएगा, ओके। बहुत जल्दी आएगा पेशेंट दवा के लिए भी। और वो कई हार्मोन से, सेरोटोनिन वगैरह जो रिलीज होती है ना, वो इंसान को रिकवर करने में काफ़ी बूस्ट देती हैं। और जो नेगेटिव सोचते हैं, नेगेटिव सोच के, डर के, ये सोच के अरे ये कहीं बढ़ ना जाए, हम इससे कुछ ऐसा कॉम्प्लिकेशन ना हो जाए, हमने फैमिली में सुना था ये ऐसा, कहीं मेरे को तो वो नहीं हो रहा, अगर वो सब इमेजिन करने लगे तो रिस्पॉन्स बहुत डिले हो जाता है। इवन इफ ये सेम डिजीज है, सेम पेशेंट है, सेम इन्वायरमेंट है, सेम जगह से शुरू हुआ है, तो ये एक यू हैव साइकोलॉजिकली जो स्ट्रांग पर्सन रहता है उसका दवाओं को भी रिस्पॉन्स उतना ही क्विक रहता है जितना रहना, यानी एक्सपेक्टेशन से बेटर। और उसके जस्ट ऑपोजिट, जो साइकोलॉजिकली स्ट्रांग, वो छोटी चीज़ भी प्रोलॉन्ग हो सकती है। सर सो कि हमने अभी इतना हमारा कॉन्वर्जेशन रहा है, आपने जो है वो एक सोशो इकोनॉमिकली अलग, बहुत ही डिफरेंट रेंज के पेशेंट्स को ट्रीट किया है, तो एज अ ह्यूमन बीइंग हाउ डू यू सी दिस? मतलब आई एम श्योर आप कहीं देखते होंगे, कहीं ना कहीं कुछ लोग हैं जो मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए भी तरस रहे हैं, और कहीं पे कुछ लोग हैं जो कुछ नहीं होते हुए भी पैसा देने को तैयार है। तो एज अ ह्यूमन बीइंग, अल्टीमेटली यू आर ह्यूमन, तो कैसे आप इस सिचुएशन को देखते हो? नहीं, ये सिचुएशन तो ठीक है, वो आई फील ये जो आप क्वेश्चन है, ये इकोनॉमी से काफ़ी इसका कनेक्शन रहेगा। जो एफ्लुएंट है, जिसके पास पैसा है, उनको नहीं रहते हुए भी कई चीज़ें होती हैं जो जिसकी ज़रूरत भी नहीं रहती, तो वो अप्रोच होंगे या नहीं होंगे। अब रहा, कभी ऐसा होता कोई एक पेशेंट आया, आपने पहले चेक किया, सीधा थर्मोमीटर लगाया, 103 104 बुखार, आप ये समझते हो कि एक दिन पहले से आया होगा, वो लेके आया। जब पूछते हो, हिस्ट्री लेते हो, तो पेशेंट बोलेगा कि 4-5 दिन से बुखार है इतना, और तो आपको मालूम है, आप उसके फैमिली डॉक्टर हैं, आपको ये भी पता है कि कहीं और नहीं गया होगा आपका नहीं लेके। तब वो जब भी बोलता है कोई अपने उसमें कि दवा कहाँ से करूँगा, यानी उसका नहीं, खाने के भी वांदे, ऐसी भी फैमिलीज हैं मेरे पास जो बहुत ही गरीब है। तो तब मेरे को बहुत अपने आप पे गुस्सा आता है कि मैं क्यों गुस्सा किया, क्या कर रहे थे 4-5 दिन से, मार डालोगे क्या? फिर देन आई गो इन टू अ शेल, फिर उनको सॉरी बोलता हूँ, ये भी बोल देता हूँ मैं समझा नहीं। और फिर ऐसे पेशेंट को ये कोशिश करता हूँ कि अगर मेरी हद तक जल्दी ठीक हुआ या रेफ़र करने का है कोई हॉस्पिटल को, तो मेरा आप देखे होंगे जब भी मैंने रेफ़र किया, पूरा डिटेल लिखता हूँ, इतना डिटेल लिखता हूँ, कभी कभी मेरे रेफरल लेटर्स
बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में सैन वगैरह में स्टूडेंट्स को दिखाए गए हैं ओके। कि ये ऐसा होना चाहिए हिस्ट्री लिख के। तो वहाँ पर कोई मैं वो नहीं रखता कि ये पेशेंट को रिटर्न भेजेंगे। हर हॉस्पिटल में लोड रहता है पेशेंट्स का, कभी कभी वो लोग इतना केयर नहीं करके भेज देते। जब मैं लेटर दे के भेजता हूँ तो एडमिट भी कर लेंगे, या मुझे लगेगा कि मैं ट्रीट कर सकता हूँ तो वो पेशेंट से मैं पैसे चार्ज नहीं करता जब तक वो ठीक नहीं हो जाता। कभी कभी क्या होता है, वो पेशेंट्स भी ना थोड़े उनको उनका ईगो हर्ट होता है, अगर आप तो नॉमिनल चार्जेस लेके उनकी ईगो भी हर्ट ना हो और फिर वो हो जाए ऐसा। सर मैं ना डॉक्टर्स के मेंटल हेल्थ की बात करना चाहूँगा। तो सबसे पहले तो मुझे ये पूछना है कि एज अ डॉक्टर आपको बहुत बार ऐसे डील किया होगा, करना पड़ा होगा जहाँ पे आपको फैमिलीज को जाके बताना है कि उनके फैमिली मेम्बर्स दे हैव पास्ड अवे, दे आर नो मोर। जी जी जी। तो कैसा साइकोलॉजी होता है, हाउ डू यू हैंडल दिस? क्योंकि आई एम श्योर एक आदत सी हो जाती है, बट व्हेन अल्टीमेटली व्हेन यू आर अ ह्यूमन बीइंग। नहीं नहीं तो नहीं, डॉक्टर्स को भी महसूस होता है। अ, आपको बहुत यानी ऐसे दबे लफ्ज़ों में बताना पड़ता है, जैसे वो इतना सेंसिटिव मैटर रहता है कि किसी ऐसे टाइम पे कई टाइम ऐसा हुआ कि जो डॉक्टर ब्लंटली बोले हैं ना, वो दे हैव लॉस्ट दिस दैट फैमिली एज अ पेशेंट। ओके, या अगर आप बहुत ब्लंटली बोल लिया कि अभी बचा नहीं हो तो आपको बहुत रखत से बोलना पड़ता है कि अभी देखिए उनके एक एक ऑर्गन फेल हो रहा है, हो सकता है ये नहीं बचे हैं। काफ़ी हम लोगों ने तो कोशिश की है, आप लोगों ने भी बहुत कोशिश की, कोई वो छोड़ा नहीं। यानी सांप भी उनकी मरे और लॉस लाठी, मैटर। हाँ, उनके साइकोलॉजी के हिसाब से। क्योंकि देखिए कोई भी चीज़ हो, एक पर्सन का लॉस, अपनी फैमिली मेंबर्स का, दोस्तों का, दूर वालों का, किसी का लॉस सबसे बड़ा लॉस है। फाइनेंशियल लॉस तो शायद आप उभर जाएं, बट एक बार इंसान नहीं रहा तो वो लॉस तो कवर नहीं सकते। तो वो सब्जेक्ट को आपको ऐसा सेंसिटिविटी को जानते हुए बोलना पड़ता है। पेशेंट रहा नहीं तो भी डिक्लेयर करने के लिए आपको थोड़ा वक्त लेना है, इमिडिएटली जाके नहीं वो डिक्लेयर डेड बिफोर, ऐसा मेरे आने से पहले वो हो गया। शायद एक दो सांसें थी, मैंने कोशिश की, वो दिखाना पड़ता है कि कुछ कार्डियक हम लोगों ने दिया। ओके। हाँ, तो वो होता है। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कहाँ आता है बताऊँ आपको, आप फैमिली डॉक्टर हो, पेशेंट रिक्वेस्ट करता है कि मेरे रिलेटिव जो भी हैं एडमिट है हॉस्पिटल, आईसीयू में है, वेंटिलेटर पे है, और वेंटिलेटर पे 7-8 दिन से 10 दिन से हैं, वो ना ऐसे कंडीशन में हैं कि ना वो जिए हैं ना विड्रॉ कर सकते। वो आपको देखने में ऐसा लगेगा कि वो सांस ले रहे हैं, उनके वाइटल्स चल रहे हैं, बट एज ए फैमिली डॉक्टर आपका वहाँ बहुत बड़ा रोल रहता है। क्योंकि रिलेटिव्स जो है पेशेंट के, उनको उनको मालूम है कि ये पेशेंट बचने वाला नहीं, हमारा जो भी रिश्तेदार है, मगर उनको सोसाइटी का इतना वो रहता है कि कल के दिन हम ऐसा ना हो कि हमारे पिताजी को हमने कोशिश नहीं की, हम लोगों ने ऐसे ब्लंट होके। तो वहाँ फैमिली डॉक्टर का रोल रहता है। तो आपको बोलना पड़ता है कि भाई शायद अभी पोटेंशियली वो ब्रीथ कर रहे हैं वेंटिलेटर के वजह से, बट उनके मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हो चुका है। तो आप साइन करके, क्योंकि आईसीयू के डॉक्टर तो यही बोलेंगे कि डिसीजन आपके हाथ में है, ये फैक्ट्स हैं, ये बता देते हैं, उनका तो मीटर डाउन नहीं रहता है ना। फाइनल डिसीजन तो फाइनल डिसीजन वहाँ पर बहुत बड़ा रोल फैमिली डॉक्टर का आता है। ओके। तो कभी मैं आईसीयू विजिट करके जब भी पेशेंट की हालत देखता हूँ, थोड़ा उनसे वहाँ के आईसीयू इंचार्ज से बात करके, जब वो बोल हाँ जहाँ उम्मीद है तो उन लोगों को बोलता हूँ कंटिन्यू करो, हो सकता है वो आ जाएं, प्रेयर्स भी आपके लगेंगे, और ऐसे टाइम पे प्रेयर्स भी काम करते हैं। ओके। एंड सर मिरेकल्स होते हुए आपने देखे होंगे। जी तो व्हाट इज देयर एनी सिचुएशन, एनी केस वेयर यू थिंक कि मिरेकलसली कोई ठीक हो गया हो, या जैसे ये ना कि इट वाज बियॉन्ड साइंस, जी पता ही नहीं था कि ये कैसे ट्रीट हो गए, यू डोंट नो, जी बट जी हो जी। गए, तो ऐसा कोई होता है कई टाइम ऐसा होता है कि अ, अभी रिसेंटली एक मेरे पास पेशेंट आया था अबाउट 2-3 मंथ्स बैक, जो कंप्लीट उसको हेपेटाइटिस सी था, लिवर फेलियर में था, और वो पेशेंट इतना ब्लीड हो रहा था मुंह से, मुझे ये नहीं लगा था कि वो पेशेंट हॉस्पिटल तक भी पहुंचा, तो क्योंकि मैंने जब देखा उसकी पल्स नहीं थी, बीपी रिकॉर्ड नहीं हो रहा था, बट हॉस्पिटल तक पहुंचे, कोई कोई फाइटर्स रहते हैं, और फाइट बैक करके उसको ट्रांसफ्यूजन दिए, फिर जो भी दिए, ऐसे कई मिरेकल्स होते हुए तो बहुत देखते हैं। अभी कई टाइम तो ऐसा होता है कि शायद हो सकता है वो
वो फैमिली आप कने आई नहीं, आप क्लिनिक आ रहे हो, आप कार में हो अपनी, वो पेशेंट चल के जाते हो, और आज जब आपको ताजुब होता है, ये तो इतना सीरियस आया था, मैं समझा था ये बचेगा नहीं, ये तो आज अच्छे खासा चल के जा रहा है, ये तो अपनी गाड़ी बाइक चलाते हुए जा रहा है। ऐसा होता है, कई टाइम होता है जहाँ पर आप गिव अप कर दिए होते हैं आपके अनुभव से, आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से, बट कोई कोई फाइटर रहते जो फाइट करके निकल जाते हैं। और उसका ऑपोजिट भी होता है, जो थोड़ी सी चीज़ में शॉक में ऐसे चले जाते हैं कि शॉक की वजह से खत्म हो जाते ओके हैं। जी, ओके ओके सो कॉज ऑफ डेथ ऑर्गन फेलियर नहीं रहेगा, शॉक। ओके हाँ अगर ब्लास्ट हुआ कहीं, हाँ समझो कहीं आवाज़ आ गई, वो आवाज़ की धचकी ऐसी रहती कि बर्दाश्त नहीं होती है। फिजिकल और मेंटल फिजिकल और मेंटल शॉक दोनों। ओके अल्टीमेटली मुझे खाली ये पूछना है कि हाउ डू डॉक्टर्स मेंटेन देयर मेंटल हेल्थ, क्योंकि आई एम श्योर आप क्योंकि जनरेशंस टू जनरेशंस को जी डील करते आए हैं, जी, एक पर्सनल कनेक्शन बन जाता है। करेक्ट। तो उस केस में जब आप देखते हो कि एक बैरियर बनाना जरूरी है, क्योंकि अल्टीमेटली एक प्रोफेशनल सर्विस है जो भी जो आप प्रोवाइडिंग, तो वो बैरियर कैसे मेंटेन कर पाते हो एंड मेंटल हेल्थ को आप कैसे ध्यान में रखते हो? मुश्किल होता है, क्योंकि इंसान होने के नाते इंसेंसिटिव तो हो नहीं सकते। कभी कभी दवाखाने से घर चले जाते हैं, मगर कोई कोई पेशेंट की याद थ्रू आउट दिन भर आते रहती है। जब उसको दुख में या उसको तड़पते हुए देखते हो, हमेशा उसका ख्याल आते रहता है। हो सकता है आपके घर में कोई टीवी चल रहा है, आपको बिल्कुल अंदाज़ा नहीं कि आईपीएल मैच भी चल रहा है तो स्कोर क्या है वो आप उसको देख रहे नहीं, क्योंकि आपका ध्यान उधर ही रहता है, और इतने इन्वॉल्व हो जाते हो। और उस पे कई कई दिन भी कोई पेशेंट गुजर जाने के बाद भी उनकी मेमोरी हॉन्ट हो जाती है। उसके अलावा भी अभी 500 फैमिलीज होंगे, 500 फैमिलीज में ऐसे थोड़े डॉक्टर्स भी पार्शल रहते हैं, क्योंकि 100-150 फैमिलीज ऐसे रहते हैं जिससे आपको एक मेंटल बॉन्ड, अटैचमेंट हो जाता, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो जाता, और पेशेंट को भी आपसे उतना अटैचमेंट हो जाता है। आई डोंट नो पर्सनल होना चाहिए कि नहीं, जैसे आपकी दादी से मेरे को उतना अटैचमेंट है, और उनको भी मेरे से उतना ही अटैचमेंट है। वो कभी भी आएंगी तो हाथ पकड़ के बोलेंगे, और उनको इतना विश्वास है कोई करे या नहीं करे मैं ठीक करूँगा। तो ऐसे जब भी मैं पेशेंट देखता हूँ, तो मैं भी जितना फैमिली मेम्बर अफेक्टेड है उतना ही मैं भी अफेक्टेड रहता हूँ। भले कभी 1-2 मोमेंट भूल भी जाऊँ, बट वो हॉन्ट करते रहता है। तो मुश्किल तो होता है अपनी उसको वो करने के लिए इंसान, बट मैंने ऐसे भी मेरे कलीग्स देखे हैं जो बहुत बिंदास रहते हैं। यानी अगर फैमिली के सामने वो भले कुछ बोल के गए होंगे, नीचे कारखाने जाके वो हंसते खड़े रहेंगे किसी के दोस्त। तो मैं मेंटेन करता हूँ कि अगर वो गलती से मुझे नज़र भी पड़े तो मेरा मूड वैसा ही रहे, और होना भी चाहिए। हर डॉक्टर को उतना हसास होना चाहिए, उतना सेंसिटिव होना चाहिए, उतना फील करना चाहिए, तो ही यानी आप समझो तो जस्टिस कर मेंटल सके। हेल्थ मेंटेन करने के लिए कुछ स्पेसिफिक चीजें? मेडिटेशन करना है, ओके भी मेडिटेट करते हैं, कोई कोई लोग नहीं भी करते हैं, कोई कोई एथिस्ट रहते हैं, कोई कोई बहुत रिलीजियस भी रहते हैं। उससे थोड़ी बहुत शांति मिलती ज़रूर है, बट वो मेडिटेट करते वक्त भी वो कभी कभी वो ख्यालात आ जाते हैं। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू डू इट, बट करना चाहिए ये सब चीज़ें। ठीक ठीक थोड़ी एक्सरसाइज, फिजिकल एक्सरसाइज है ये है। ओके ठीक है जी, थैंक यू सो मच सर ओके। एंड आई होप आप लोगों को बहुत मज़ा आया होगा ये पॉडकास्ट सुनकर। हमने काफ़ी कुछ सीखा, काफ़ी कुछ समझा, एथिक्स की बात की हमने हमने इस चीज़ को समझा कि सेल्फ मेडिकेशन कितना डेंजरस हो सकता है, डॉक्टर्स का इम्पोर्टेंस समझा हमने। इस टॉपिक के बारे में अगर आपको और कुछ जानना है, अगर आपको और कुछ समझना है, आपको कुछ सवाल हैं, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में हमें डेफिनेटली बताएं। वी विल अगेन सर विल कॉल यू बैक, ओके बिकॉज आई एम श्योर कि इतना इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन रहा है कि आई माई सेल्फ हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। जी, तो आप प्लीज़ अपने इस कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स को दीजिए, इस चीज़ को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, लोगों से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएं। और सर आई वुड रिक्वेस्ट यू टू जस्ट tell our audience viewers जी, to like share and subscribe to this channel in यार, your own style, and also एक मैसेज जो आप देना चाहते हो सारे लोगों को। जी, जी। मुझे भी बहुत अच्छा लगा और बहुत मज़ा आया,
हो सकता है कि मैं कोई चीज़ उतना डील नहीं कर पाया, तो अगर आपको कोई डाउट रह गया तो ज़रूर आप कमेंट में पूछिए। ये चैनल को सब्सक्राइब करिए, ये मेरे बच्चे जैसा है, ये पूरी फैमिली को मैंने ट्रीट किया है, इनके भी 3 जनरेशन मेरे पास आए हैं। हो सकता है कि मैं पूरा वो नहीं कर सका जस्टिस, आपके पूरे सवालात को फिर से कभी लूँगा। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। थैंक यू वेरी मच। मेरे को भी उतना ही मज़ा आया जितना आपको सवाल करने। थैंक यू सो मच।